अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटरकप बाय माहिरा ज़ैनब खान का 15th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। 7वां बाब, 7 फूल 7 रंग 7 वादे। वो जांगसान का एक पोश इलाका था जहाँ पुरतेज से बंगले कतार दर कतार बने हुए थे। ऊंचे लोहे के गेट, चमकती हुई कारें और रात की स्याही को कम करती हुई जर्द बल्बों की रोशनियाँ और हवाओं से लहराते हुए दरख्तों की शाखों की साए में उसकी गाड़ी उनमें से एक बंगले के सामने रुकी थी। बिना कोई लम्हा ज़ाया किए डैशबोर्ड पर से रखी हुई अपनी कीमती पिस्टल उठाकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गया था। गेट पर 2 मसला से गार्ड्स खड़े थे। किससे मिलना है? एक ने आगे आते हुए सवालिया अंदाज में पूछा था। सालिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक फायर उसके पैर पर किया था। दूसरा गार्ड बौखलाते हुए आगे आने लगा था तो दूसरा फायर उसने उसके बाजू पर किया था। जालीदार दरवाजे को हथेली से धकेलते हुए वो अंदर दाखिल हो गया था। उसके तेज कदम अंदरूनी इमारत की जानिब उठ रहे थे। बासिल ने सांस रोके उसे देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती छाई हुई थी। वो सिर्फ उसके साथ आया था। वो नहीं जानता था कि उसके जहन पर क्या सवार था। कौन हो तुम? दरमियानी उम्र और नफीस लिबास वाला वो शख्स सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ रहा था। जब ही झटके से कोई दरवाज़ा धकेलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था तो उसने हैरानगी से उस नीली आंखों वाले को देखा था। सियाह हाई नेक पर सियाह लॉन्ग कोट पहने उसकी गर्दन में एक चेन लटक रही थी। आंखों लगे हुए नाजुक से नज़र के ग्लासेस के पीछे छुपी हुई आंखों में झुलसाने वाली तपिश सी थी। आपने बुरे लेंसेज वो ड्राइविंग के दौरान ही निकाल कर फेंक चुका था। इस तरह से मेरे घर में क्यों? उसकी बात पूरी मुकम्मल होने से पहले ही सालिस की भारी हाथ की एक घूसा उसके चेहरे पर पड़ा था। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे दीवार से टकरा कर नीचे गिरा था। तुमने ड्रैगन फोर्स को अप्रोच किया था जरीर कादिर को कत्ल करवाने के लिए? उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा, देश, नागवारी कुछ नहीं था, बस एक ठंडा सा बर्फीला सा अंदाज। तुम कैसे जानते हो ये बात? उसने हाथ की पुष्ट से नाक से बहते हुए खून पर रखते हुए पूछा था। नवारिद के मुँह से ये बात सुनना उसे गहरा शौक लगाया था। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन पैदल पे कई घूसे खाकर वो निढाल सा गिरा हुआ था और कराहते हुए दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। जो पूछा है उसका जवाब दो। सालिस ने एक घुटना फर्श पर टेके उसके पास बैठते हुए अपना सवाल दोहराया था। दूसरे घुटने पर कलाई रखे वो देखती हुई आंखों के साथ उसे देख रहा था। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। उसने खौफजदा से अंदाज में उसके हाथ में दबोची हुई पिस्तौल को देखकर जवाब दिया था। उन्होंने क्या जवाब दिया? मना कर दिया था। उन्होंने कहा, बॉस ने मना कर दिया है और सख्ती से कहा है कि जरीर कादिर की जान लेने की कोशिश ना करें। उसकी जान लेने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने उस पर हमला करवाया। तुम्हें क्या मजाक लगा था? उसने मेरे भाई का कत्ल किया है, मैं कैसे उसे ज़िंदा छोड़ दूँ? अदालत ने उसका केस ख़त्म कर दिया है। पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। कोई यूशोन को इंसाफ नहीं दिलवा रहा था। मैं और क्या करता? उसका लहजा जख्मी सा था। अपने जवान जहान भाई की मौत का दर्द उसके चेहरे पर बखूबी दिखाई दे रहा था। तुम्हें भाई से बहुत मोहब्बत है? अपने भाई से किसे मोहब्बत नहीं होती? अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो तभी तुम मेरी जज्बात समझ पाते। सालिस ने लब भींचकर उसे देखा था। पीछे खड़ा बासिल धड़कते दिल से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कौन हो तुम और क्यों मुझसे ये तफ्तीश कर रहे हो? जानी यूसोन की आवाज़ ने वहाँ फैली हुई खामोशी को तोड़ा था। उसने वो सवाल पूछा था जिसका जवाब बासिल भी जानना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वो क्या बोलेगा। आज तक वो दुनिया से छिपा हुआ था। आज तक उसने अपनी शनाख्त, अपना चेहरा, अपनी पहचान सब ओझल रखा था। लेकिन आज वो मंजर आम पर आया था, वो भी ऐसे कि उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। मैं जरीर का बड़ा भाई हूँ। उसने जान यूसान के सामने बैठे बैठे ही पिस्टल लोड करके उसकी पेशानी का निशाना बांधा था। जरीर कादिर का भाई, सालिस कादिर। बासिल सफ़ेद चेहरे के साथ टुकुर टुकुर उसकी शक्ल देख रहा था। वो जरीर का भाई था। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। जहन और दिल में बस तूफान उठ रहे थे। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि ये इंकशाफ उस पर कितना भारी साबित हुआ था। एक फायर की आवाज़ गूंजी थी और एक बेरहम गोली जान यूशान की पेशानी में बेबस होकर उसे दुनिया से रुखसत कर गई थी। उसे लगा था वो सिर्फ बात करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसे जख्मी कर देगा, लेकिन वो एक झटके में उसकी जान ले लेगा, ये उसने नहीं सोचा था। तो क्या जो कुछ आज तक उसने डेयर ड्रैगन के बारे में सुना था सब कुछ सच था? क्या वो इतना ही जालिम था जिसके कदम ट्रिगर दबाने से पहले एक लम्हे के लिए भी रुकते नहीं थे?
सालिस मुड़ा तो उसका सफ़ेद चेहरा देखा। क्या हुआ है तुम्हें? आपने इसकी जान? उसकी आवाज़ लरज रही थी, लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। सालिस ने बस एक निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। उसकी नाक की हड्डी पर बैंडेज लगी हुई थी, चेहरे पर जा बजा नील पड़े हुए थे। ऑनज़ाइम ने जीभ भरकर उस पर अपना तेज निकाला था। वह नफ़ी में सर झटकता हुआ बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया था। उसने एक नज़र यूसुफ की खून में लथपथ वजूद को देखा था, फिर तेजी से सालिस के पीछे गया था। कल तक जो जरीर कादिर की जान लेने के दर पर था, आज उसी का मुहाफिज बन गया था। वो फ्रंट सीट पर बैठे कुन अखियों से उसे देख रहा था, जो एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े कान से लगाए किसी से महो गुफ्तगू था। मुझे जरीर कादिर से नफरत है। या तो एहराम मिस्र उसकी हड्डियाँ संभालेगा या फिर नील में उसका जनाजा बहेगा। ज़मीन पर मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरीर की जान मैं अपने हाथ से लूँगा। मैं जरीर कादिर का बड़ा भाई हूँ। बासिल के सर में तीसें उठ रही थी। वह सख्त उलझन का गिरफ्तार था। उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हकीकत थी और क्या फ़रेब था, लेकिन सालिस से कोई सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे झिड़क कर खामोश करवा देता। तुम तो बासिल से भी बदतर निकले। सीने पर बाजू बांधे वो उसके बेड के करीब खड़ी ताजुब भरे अंदाज में बोल रही थी। उसके पीछे दीवार में मौजूद खिड़की से सूरज की नरम सी किरणें छन छन कर अंदर आ रही थी। वो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस गेस्ट हाउस में आया था। बासिल को फाइटिंग नहीं आती, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए वो जिस तरह से लड़ रहा था, यूँ लग रहा था जैसे उसने ऑनज़ाइम से स्पेशल ट्रेनिंग ली है। बासिल को फाइटिंग आती है। टेक लगाकर बैठे जरी ने पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए उसके गोश्त गुजार किया था। कल रात के मुकाबले में वो कुछ बेहतर लग रहा था। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ कि उसे क्या करना आता है और क्या नहीं करना आता। जरीर की बात को उसने महज एक क्यास आराई समझा था। तुम उसके बारे में वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। अच्छा, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? उसने पेशानी पर बल डाले कुछ तंज से पूछा था। क्या उन तीनों को तुमने इतला दी थी? उसने अचानक ही मौजू बदलते हुए पूछा। कल रात का मंजर उसके जहन में ताज़ा हो गया था। मैं जब तुम्हारी टेबलेट्स लेकर वापस आई थी तो तुम्हें इतने सारे लोगों के नरगे में गिरे हुए देखकर मैं उल्टे कदमों वहाँ से भागते हुए ऑनज़ाइम को तलाश कर रही थी, लेकिन ना वो कहीं दिखाई दे रहा था और ना ही बासिल। फिर ये दोनों मुझे जांगवान के रूम में मिले थे और वो एक लम्हे के लिए रुकी थी। और जरी ने आबरू उठाकर पूछा था। और शायद बासिल और जांगवान का किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। बासिल ने उस पर पिस्टल तानी हुई थी और जांगवान खामोशी से उन्हें देख रहा था। मेरे लिए वो सिचुएशन हैरत अंगेज थी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी थे। क्या तुमने सेम से कहा था मुझे बचाने के लिए? मैंने बासिल को कहा था, लेकिन उन दोनों से पहले जांगवान कमरे से निकला था। उसने जब तुम पर हमले की खबर सुनी थी, सबसे पहले वो वहाँ से भागा था। तुमने उसका दोस्त बनने की जितनी भी कोशिश की थी, वो सब रंग लाने लगी है। कल रात उन तीनों ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर वो तीनों ना होते तो मुझे यकीन था तुमने बचना ही नहीं है। उसका अंदाज मसनूई तासुफ भरा था। तुमने मेरी मौत की खबर सुनने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर लिया था। अच्छे लोग जल्दी दुनिया से चले जाते हैं ना, और बकौल तुम्हारे मिस्र और ताइवान में तो क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में तुमसे अच्छा इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। अब तुम मरोगे तो तुम्हारी जगह लेने कोई और आएगा ना। एक जख्मी और बीमार इंसान के मुंह पर ऐसी बातें करना जेब देता है एक समझदार लिखारी को। वो नाखुशी से बोला। मैं हर इंसान से उसके मिजाज के मुताबिक डील करती हूँ, उसका आईना बनकर, उसकी शख्सियत के मुताबिक। ऐसे लोग फिर तुम्हें कैसे जानेंगे? तुम्हारी असल शख्सियत के बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं नहीं चाहती कोई मुझे जाने। मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुरी आदतें क्या हैं, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मैं किन बातों पर रोने लगती हूँ, किन बातों से खुश होती हूँ। ये सब बातें एक इंसान के लिए बहुत पर्सनल होती हैं और इनके बारे में सिर्फ उन्हें मालूम होना चाहिए जो हकीकत में परवाह करते हैं। जैसे बासिल को पता है मुझे फूल पसंद है, तो जब मैं उदास होती हूँ वो मेरे लिए ताज़ा फूल लेकर आता है। मैं किसी के साथ बहस नहीं कर पाती, मुझे गुस्से में रोना आने लगता है, तो बासिल मेरी इस कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाता। हमारे दरमियान जब कोई बहस छिड़ भी जाती है तो वो खामोश हो जाता है। तुम कहना चाह रही हो कि हर इंसान के सामने अपनी ज़िंदगी खोल कर रख देना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है। जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आसपास रहने वाले, उन सबको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कैसे इंसान हैं। वो आपके बारे में पहले से जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, जिनके बारे में मुझे मालूम है कि मैं उस इंसान से सिर्फ आज मिल रही हूँ, अगली मुलाकात जाने कितने अरसे बाद होगी भी या नहीं, और सबसे बढ़कर वो इंसान मिजाज में कैसा है, अपनी शेखी बिगाड़ने वाला, अपनी ही बातें करने वाला
जिसे लगता है वो जो सोच रहा है वही ठीक है, दूसरों की राय से जिसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों से तो मैं फासला रखना ही बेहतर समझती हूँ। दुनिया में जितने लोग होते हैं उन सब के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किस्मत से कोई हम मिजाज मिल जाए तो मिल जाए, तो क्या तुम सारी दुनिया से किनारा कर लोगी? शायद कर लूँ। तुम्हें अकेले रह जाने से डर नहीं लगता? तन्हाई हमारी हिफाजत करती है बुरे लोगों से, उनकी बुरी सोच से, उनके कड़वी बातों से। अगर एक इंसान के आसपास सिर्फ निगेटिव लोग ही बसते हैं तो उस इंसान को अपने आप को तन्हा कर लेना चाहिए, उसका जहनी सुकून तबाह होने से बच जाता है। ठीक कह रही हो, उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था, लेकिन वो उससे मुत्तफिक नहीं था। जो तन्हाई मनल जलील के लिए पनाहगाह थी, उस तन्हाई से ज़रीर कादिर खौफ महसूस करता था। उसे अब तन्हा रहने से डर लगता था। गेस्ट हाउस के छोटे से बागीचे में पड़ी लकड़ी की बेंच पर वो तन्हा बैठा हुआ था। ज़रीर के सोने के बाद लाइट्स वगैरह ऑफ करके वो अपने रूम में जाने के बजाय उस बागीचे में आ गई थी, जिसके चारों जानिब मुख्तलिफ किस्मों के खुशनुमा से फूल खिले हुए थे। सर सबसे नरम सी घास गीली गीली सी थी। माली ने कुछ देर पहले ही पाइप लगाकर अच्छे से पानी लगाया था। सुबह ढल रही थी। साफ शफाफ से आसमान पर सूरज अपनी पूरी अजारादारी कायम करके बैठा हुआ था। कल रात जो हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी उसने मौसम को काफ़ी खुशगवार और ठंडा कर दिया था, लेकिन अब फिर वही मौसम में गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी। जियोफन का मिजाज भी कुछ इंसानों की तरह पल पल में बदलने वाला था। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अपने करीब से उभरी वो आवाज़ सुनकर ओइन ज़हीम बुरी तरह से चौंका था और हाल में लौटा था। वो अब ठीक है, बहुत बेहतर है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो उसी बेंच के कोने पर बैठते हुए बोली, टांग पर टांग रखे, पीछे को टेक लगाते हुए दूर उन पहाड़ों को चोटियों को देख रही थी जो सब्ज़े से घिरी हुई थी। वो समझ रही थी कि ओइन ज़हीम ज़रीर की वजह से परेशान था। वो ये नहीं जानती थी कि वो बासिल और सालिस की वजह से उलझा हुआ था। ओइन ज़हीम आगे को झुका हुआ बैठा था, दोनों हाथों की हथेलियों को बाहर मिला रखा था। सोच की गहरी परछाइयाँ उसके चेहरे पर सजी हुई थी। एक इंसान खुद को मेरा मुखलिस दोस्त कहता है, लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया है, वो धोखा जो कभी मेरा दुश्मन भी मुझे नहीं दे सकता था। मनल ने चौंक कर उसकी भारी सी आवाज़ को सुनी थी। पहाड़ों पर से निगाहें हटाकर उसे देखा, जिसकी नज़रें उसके हाथों पर झुकी हुई थी। वो दोस्ती और धोखे की बात कर रहा था। क्या उसके जैसा रिजर्व्ड नेचर वाला खुश्क सा इंसान भी किसी का दोस्त हो सकता था, या फिर उसके जैसा शातिर जहन वाला भी धोखा खा सकता था? दोस्त और धोखा, ये दोनों लफ्ज़ बहुत मुख्तलिफ हैं ओइन ज़हीम। अगर तुम्हें दोस्त के हाथों धोखा मिला है तो यकीन कर लो वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। सीने पर बाजू बांधे, पीछे को टेक लगाकर सुकून से कहते हुए दरख्तों पर चहचहाती हुई उन चिड़ियों पर नजरें मरकूज कर दी थी जो अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका जमा करके ला रही थी। मैं उस पर खुद से भी बढ़कर भरोसा करता था। ओइन ज़हीम को अपनी ही आवाज़ तकलीफ में डूबी हुई महसूस हुई थी। वो कहता है धोखा देना उसकी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। हो सकता है हालात ने उसे मजबूर कर दिया हो। क्या उसने अपनी सफाई में कुछ कहा तुमसे? उसने मुझे सारी तफसील बताई है, एक एक बात, और वो सारे सबूत भी दिए जिन्होंने उसे धोखे देने पर मजबूर किया। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन जो वक्त उसके साथ गुजारा था वो मेरा दिल जख्मी करता है। वो खामोश हो गया था। जब चंद में गुजरने के बाद मनल ने कोई रद्द अमल ना दिया तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा, जो सिर्फ चिड़ियों को अपना घर बनाते हुए देख रही थी। फिजा में उनकी चहचहाहट से जल तरंग से मच रहे थे। तुम्हें ज़ीबू और यूजी के बारे में पता है? उसके बोल पड़ने पर ज़ैम ने नासमझी से उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, ये उस ज़माने की बात है जब चीन में कई खानदानों की सल्तनत थी। हर कोई पूरे चीन पर कब्जा जमाने की कोशिश में था। उनमें से एक जी खानदान भी था। जीबू पर ताकत और तकब्बुर का इतना नशा चढ़ा हुआ था कि वो हर तरफ बस तबाही मचाना चाहता था। सही गलत की तफरीक भी उसने भुला रखी थी। उसका एक खास मशीर था जिसका नाम यूजी था। वो नेक दिल, समझदार और वफादार साथी और गहरा दोस्त था। वो हमेशा ज़ीबू को अच्छे मशवरे दिया करता था। ज़ीबू को उस पर इतना एतबार था कि उसने खजाने की चाबियाँ, फौजी ताकत और माली अमूर तक की जिम्मेदारियाँ उसे सौंप रखी थी। लेकिन जो तबाहियाँ ज़ीबू ने चीन में मचा रखी थी वो उसे उनसे बाज रहने की दरख्वास्त करता और उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। चीन के दीगर रियासतों ने उसके साथ खुफिया मुलाकातें करके उसे समझाना चाहा था कि अगर ज़ीबू को
ना रोका गया तो वो पूरे चीन को तबाह कर देगा। वो पूरी चीन के लिए एक खतरा बन चुका है जिसे शिकस्त देना ज़रूरी है। अगर वो ज़ीबू का साथ छोड़ देगा तो तभी चीन में अमन कायम हो सकता है। वो वक्त यूजी के लिए काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ दोस्ती थी तो दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अमन और सलामती का सवाल था। फैसला लेना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसने दिल पर पत्थर रखकर अपनी दोस्ती को दांव पर लगाया था और ज़ीबू के सारे खुफिया राज और अंदरूनी फौजी मालूमात दुश्मनों के हवाले कर दी थी, जिसकी सूरत में ज़ीबू पूरे चीन को ख़त्म करने चला था। उसे एक तारीखी शिकस्त हुई थी और जब उसे अपनी शिकस्त की वजह मालूम हुई थी, तलवार का आखिरी वार सहने से पहले उसने पता है क्या कहा था। मनल जलील की आवाज़ मध्यम पड़ी थी। वो दम साधे उसे सुन रहा था। उसने कहा था, मैं हारा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल के सबसे करीबी शख्स पर एतबार किया था। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो उस वक्त ज़ीबू की कैफियत क्या होगी जिस इंसान पर उसने खुद से बढ़कर एतबार किया था। अपनी मौत से चंद लम्हे कबल उसे पता चला कि उसकी मौत की वजह उसका वही दोस्त है। आजमाइश हर किसी पर आती है सईम, दोस्ती पर भी कभी हम आजमाए जाते हैं तो कभी हमारे दोस्त। कुछ मुर्खीन और तारीखदान कहते हैं कि यूजी धोखेबाज था, आस्तीन का सांप जिसने अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपा था। लेकिन कुछ मुर्खीन का कहना है कि वो सिर्फ मजबूरी और फर्ज के हाथों बेबस था। जीबू के मरने के बाद किसी ने यूजी को दोबारा मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उसने सारी जिंदगी गिल्ट में गुजारी थी। उसे जीबू से बहुत मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि अपने दोस्त के अंदर से बुराई को निकाल दे, लेकिन वो नहीं कर सका। जीबू को लगता था कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, लेकिन दर हकीकत वो धोखा नहीं, सिर्फ एक मजबूरी थी। आपके नज़दीक यूजी ने जो किया, क्या वो ठीक था? उसका सवाल मलल के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट ले आया था। मैनेजर ज़ईम, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उन पर एतबार भी करना चाहिए। अगर वो कहता है कि उसने तुम्हें धोखा मर्जी से नहीं सिर्फ मजबूरी में दिया है, तो हो सकता है कि वो वाकई मजबूर हो। लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा तो वो हाथ उठाकर उसे रोक गई थी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो दोस्त का नकाब लगाकर दिल में नफरत और कदौरतें लेकर हमारे खैरख्वाह बनने का दिखावा करते हैं। अगर तुमने किसी को दोस्त बनाया और उस पर एतबार किया है तो मैं समझती हूँ वो शख्स तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। वक्त लो, फ़ौरन से फैसला मत करो, जल्दबाजी में उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म मत करो। क्या मुझे उसे दूसरा मौका देना चाहिए? उसके लहजे में उलझन और तज़ब्ज़ुब के रंग थे, जैसे वो कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले हिचकिचा रहा हो। उसके धोखे से दिल बर्दाश्त था, गुस्सा भी था, लेकिन फिर भी कता ताल्लुक़ के हक़ में नहीं था। दोस्तों के लिए दिल में इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। उसने गहरी सांस भरकर पीछे को टेक लगाते हुए सर भी पीछे को गिराकर आंखें मूंद ली थी। उसका दिल भी तो कब से यही तावील दे रहा था। वो भी तो बासिल महमूद को एक मौका और देना चाहता था, लेकिन उसे अपने जहन व दिल पर अभी भी बोझ महसूस हो रहा था। बासिल से उसकी दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मनल जलील की ज़िंदगी में तो वो एक अरसे से शामिल था। जब उसकी हकीकत मनल पर अश्कार होगी, क्या वो भी उसकी धोखे को उसकी मजबूरी समझकर उसे दूसरा मौका देने की गुंजाइश पैदा करेगी अपने दिल में? जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ उनसे आपको भी गुजरना है। उम्मीद है जो अल्फाज आपने मुझे कहे हैं वो आप भी याद रखेंगी। वो हल्की सी आवाज़ से बड़बड़ाया था। किलोंग ताइवान का एक पुराना सा बंदरगाही कस्बा था जिसकी फ़िज़ा नमकीन सी थी। ज़माना कदीम में उस हिस्से पर कभी जापान की हुकूमत हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की इमारतें, सड़कें और रास्ते वगैरह आज भी जापान की याद दिलाते थे। वो एक मुतवस्त सा इलाका था जहाँ दरमियाने से घर बने हुए थे, सुर्ख इमारतें जिनकी खम वाली छतें थी। एक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी, जिसका अगला दरवाज़ा खोलकर एक 27 साला नौजवान बाहर उतरा था। उसके हाथ में एक मेडिकल फाइल थी। उसने उतरते ही पिछला दरवाज़ा खोलकर उस लड़की का हाथ थामकर उसे बाहर उतरने में मदद दी थी, जो उसकी हम उम्र थी। एक हाथ कमर पर रखे उसके खुश शक्ल से चेहरे पर वही चमक थी जो हर उस लड़की और औरत के चेहरे पर नज़र आती है जब वो माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली होती है। अगली दफ़ा जब हम हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो हमारी बेबी भी हमारे साथ होगा, बस कुछ ही वक्त बचा है। वो नौजवान उसे सहारा दिए घर के अंदर आते हुए बोल रहा था। उसके लहजे में अलग ही खुशी और पुरजोशी दिखाई दे रही थी। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर जब लाउंज में दाखिल हुए तो बुरी तरह से चौंके थे उन दो नफूस को देखकर जो पहले से वहाँ बैठे हुए थे। एक नीली आंखों वाला शख्स
3 सीटर सोफे के वस्त में बैठा हुआ था, जबकि दूसरा शख्स दीवार से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। तुम अंदर जाओ, उसने अपनी बीवी से कहा, जो हैरानगी की कैफियत में खड़ी हुई थी। लेकिन ये कौन है और हमारे घर में? मैं इनसे बात करता हूँ, तुम रूम में जाकर आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा देर खड़े होने से मना किया है ना? उसने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहा था। फिर उसे रूम में छोड़कर आने के बाद नासमझी से सालिस को देखते हुए पूछा। आने से पहले उसने बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। कौन हो तुम और इस तरह से मेरे घर में क्यों बैठे हो? उसके अंदाज में नागवारी सी थी। पहचाना नहीं मुझे? उसकी भारी सी आवाज़ सर्द थी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। पहले मिल चुके हैं? उसने उलझन से पूछा। मैं सालिस हूँ, हसीन का भाई। उसकी ठंडी सी आवाज़ पूरे लॉन्च में गूंजी थी। सुनबे ने बुरी तरह से चौंक कर उसे देखा था और अब गौर करने और जहन पर जोर देने के बाद उसे याद आया था। उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा तो लगा था, लेकिन पहचान वाज़ेह नहीं था। हसीन? उसके लबों से वो नाम फिसला था। सालिस भाई, कैसे हैं आप? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। काफ़ी चेंज हो गए हैं आप। उसके अंदाज में अचानक ही गर्मजोशी अंदर आई थी। उसने सालिस को आखिरी दफ़ा हसीन के जनाजे पर देखा था। उसके बाद वो दोबारा से कभी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज इतने अरसे बाद उसकी अपने घर में मौजूदगी उसे गैर आरामदेह कर गई थी। सालिस ने सपाट चेहरे के साथ उसके बढ़ाए हुए हाथ और चेहरे की गर्मजोशी को देखा था। उसने सुनबे का हाथ नहीं थामा था। 4 अप्रैल 2012। याद है सुनबे उस दिन क्या हुआ था? उसने पीछे को टेक लगाते हुए सकून भरे अंदाज में पूछा, अपने साइड पर पड़ी हुई पिस्टल उठाते हुए। वो जिस तरह से बोला था, बासिल अपनी जगह सख्त बेचैन हुआ था। उसे खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई दी थी। यूजॉन की जान लेने से पहले भी वो इतना ही पुरसकून था जितना अब दिखाई दे रहा था। क्या वो अपने सामने खड़े उस नौजवान की जान लेने की नीयत से वहाँ आया था, जो शरीर का हम उम्र था, जिसकी बीवी उम्मीद से थी? उसके जहन में पकड़ धक्कड़ सी चल रही थी। क्या उसे उनके दरमियान आना चाहिए था? क्या उसे सालिस के काम में टांग अड़ाकर उसके हाथों खुद को मरवा देना चाहिए था? वो फैसला नहीं कर पा रहा था, बस तज़ब्ज़ुब में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। 4 अप्रैल। सुनबे के चेहरे पर नाकाबिले फहम से तासुरात उभरे। वो यहाँ आकर उससे उतने सालों पुरानी बात क्यों पूछ रहा था? क्या हुआ था 4 अप्रैल को? वो जहन पर जोर दे रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था। 4 अप्रैल 2012। उसे जल्द ही याद आ गया था। वो कोई मामूली दिन नहीं था जिसे वो फरामोश कर देता, लेकिन सालिस उससे उस दिन के बारे में क्यों दरियाफ्त कर रहा था? हल्का सा पसीना तो उसकी पेशानी पर नमूदार हुआ था। 2012 में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हमारे एक क्लास फेलो की बर्थडे थी। वो तो आज एक सुपरस्टार बन चुका है। ज़रीर बिन कादिर नाम है उसका। वो अपने चेहरे और लहजे से जितना कंपोज्ड नजर आने की कोशिश कर रहा था, वो सब सालिस गहरी निगाहों से जांच रहा था। और क्या हुआ था उस दिन? और तो मुझे कुछ खास याद नहीं। तुम्हें अपने एक क्लास फेलो की बर्थडे याद है, लेकिन एक क्लास फेलो की डेथ भी तो हुई थी। क्या वो तुम्हें याद नहीं? सुनबे का गला खुश पड़ा था। क्लास फेलो की डेथ? ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया। हाँ, उस दिन हसीन की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। उसकी मौत का मुझे निहायत ही अफसोस है। उसने अचानक ही सालिस के सामने हल्का सा झुकते हुए उससे उसकी बहन की ताज़ियत की थी। बासिल की नज़रें सालिस को देख रही थी, जिसने अपने ग्लासेस उतारकर उन्हें कोट के अंदरूनी जेब में रख लिए थे। तुम्हें हसीन की मौत का कैसे पता चला? बासिल की उसकी आंखों में सुर्ख दौरे दिखाई दे रहे थे, जैसे वो सब की कड़े मरहले से गुजर रहा हो। एक क्लास फेलो की कॉल आई थी, उसने बताया था। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। अपने घर पर थे? हाँ, अपने घर पर था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ उस वक्त तुम कहाँ थे? अपने घर पर या ज़रीर कादिर के घर पर? मैं ज़रीर के घर पर क्या करूँगा? उस दिन वो मिस्र जाने वाला था। क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे उसके घर पर? गया था, उससे मिलकर वापस आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो गहरी उलझन में डूबा हुआ लग रहा था। सालिस अपनी जगह से उठ गया। उसके चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी और आंखों में बस शोले देख रहे थे। बार बार किसी का खून में लथपथ हुआ चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसका जख्मी वजूद, उसके मान पड़ती हुई आंखों की चमक, उसकी अलविदाई मुस्कुराहट सालिस कादिर के वजूद में जलजले से उठ रहे थे। हसीन को फ़ोन करके ज़रीर के घर पर बुलाया था तुमने? वो जिस तरह बोला था, सुनबे को अपने वजूद में सनसनाहट सी दौड़ती हुई महसूस हुई थी।
वो चंद कदम पीछे हटा था। उसे लग रहा था वो जो इतनी देर से लाइल्मी का ड्रामा कर रहा था अब उसे जारी नहीं रख सकेगा। वो सालिस की आग में डूबी हुई आंखों को देखता हुआ सफ़ेद पड़ता जा रहा था। दूसरे ही लम्हे उसके पैरों में गिर पड़ा था। मैंने ज़ांगशिन अंकल को बताया था, मैंने उनके पास गया था, मैंने उन्हें सब कुछ सच बताया था, उनसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि तुम सब भूल जाओ, किसी के सामने उससे बात का जिक्र मत करना। हसीन की मौत सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से हुई है। उसके जूतों पर सर रखे उसके पसीने की बूंदें पेशानी से गर्दन तक फिसल रही थी। सांस तो मानो धोखे की तरह चल रही थी। उसके पूरे जिस्म में लर्जा तारी था। उन्होंने ये कहा था तुमसे? मैं सच कह रहा हूँ सालिस भाई, अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था भूल जाने क्यों। और तुमने भुला दिया? सालिस ने उसे कॉलर से खींचकर अपने मुकाबले खड़ा किया था। तुम्हारे ज़मीर ने ये कैसे गवारा कर लिया सुनबे? तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली गई और तुमने उसे भुला दिया। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन ज़ांगशिन अंकल ने मना किया था कि आपसे मिलने से। उन्होंने कहा था कि आपके सामने उस बात का जिक्र भी ना करूं। और फिर हसीन के जनाजे पर उन्होंने सबको यही वजह बताई थी कि उनकी बेटी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। उसे याद था ज़ांगशिन ने सबको हसीन की मौत की वजह यही बताई थी, एक रोड एक्सीडेंट। लेकिन सालिस कादिर के जहन में उस हादसे को कत्ल का नाम देकर जरी की नफरत को बसाया था। वहाँ जिंदगी और मौत का घमसान पड़ा था। दरो दीवार दम साधे वहाँ मौजूद नफूस को देख रही थी। लम्हे भर के लिए जो खामोशी वहाँ फैली थी उसमें या तो सुनबे की तेज मुंतशिर धड़कनों की आवाज़ थी या फिर वो दरवाजे पर दस्तक देने की। उसकी बीवी उसे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ नम और खौफजदा सी आंखों के साथ सालिस के सामने खड़ा था, जिसके जब्त से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। क्या सालिस कादिर इतना अकल का अंधा था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान था? उसे क्या हो गया था? उसने ज़ांगशिन की बातों पर आंखें बंद करके एतबार क्यों किया था? उसकी माँ हमेशा उसे खबरदार करती रहती थी कि उस आदमी पर एतबार करना बेवकूफ़ी है। वो हमेशा झूठ बोलता है, अपने मतलब के बिना वो किसी पर पानी पिलाने का एहसान भी नहीं करता। वो एक मैनिपुलेटर है। वो तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? तुम तो उसका रकीब की औलाद हो, तुम्हें वो सीने से लगाकर क्यों रखेगा? वो तुमसे कीमत वसूल करेगा सालिस। उस पर आंखें बंद करके एतबार मत करो। जरीर तुम्हारी बहन का कातिल है सालिस। उसे जिंदा छोड़ दोगे तो हशर में हसीन का सामना कैसे करोगे? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, उससे मिलना चाहते हो। क्या तुम अपने भाई की वजह से हसीन का इंतकाम भूल जाओगे? हसीन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन उसने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना बड़ा भाई कहा है। क्या उसकी मौत का बदला लेना तुम पर फ़र्ज़ नहीं है? जरीर से इंतकाम लो। जरीर मरेगा तो उसकी मौत तुम्हारे उस कमसर्फ बाप को भी जख्मी करेगी, जिसने एक दफ़ा भी तुम्हें देखने या तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की। तुम्हें दुनिया में लगकर वो यूँ अनजान बन गया जैसे तुम उसके लिए एक गुनाह हो। जहन में गूंजती हुई वो पथरीली सी आवाज़ अब बदल गई थी। अब हम जन्नत में मिलेंगे। एक आखिरी दीद, एक आखिरी मुस्कुराहट और ज़माने भर का दर्द सालिस कादिर की आंखों में झिलमिलाया था। वो अपने खातों में रद्दो बदल कर रहा था। नफ़रत के खाने में से ज़रीर कादिर का नाम निकाल दिया था, लेकिन कादिर हुसैनी की नफ़रत का खाना हनूज़ कायम था। बस ज़रीर को तब्दील करके ज़ांगशिन का नाम लिख दिया गया था। उसने लब भींचकर एक बोझल सी सांस खारिज की थी। उस इंकशाफ और हकीकत ने उसके दिल और वजूद को फिर से जख्म कर दिया था। उसकी आंखों में मौत की सी वीरानी थी। उसका पहलू में गिरा हुआ हाथ उठा था। ट्रिगर पर उंगली रखे वो सुनबे को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था। हसीन के कातिल को मारने की जो आग उसके अंदर लगी हुई थी वो सर्द पड़ गई थी। वो मैकेनिकी से अंदाज में बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा था। ज़ांगशिन का धोखा हसीन की मौत पर भारी साबित हुआ था। सालिस ने चुपती हुई नज़रों से उसे देखा, जो उसके और सुनबे के सामने आकर खड़ा हुआ था। वो जानता था वो क्या कर रहा है। वो ये भी जानता था जो कुछ वो कर रहा था उसके बदले में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपने सामने किसी को जान से जाता हुआ देखना उसने हरगिज़ गवारा नहीं किया था। दरमियान में से हट जाओ, सालिस ने काटदार लहजे में उसे कहा, जो खौफजदा नजर नहीं आ रहा था। अपनी मौत का भी उसे कोई डर नहीं था। मैं आपको इसकी जान लेने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना बासिल, हट जाओ बीच में से। छोड़ दे इसे, इसकी बीवी माँ बनने वाली है। उसका भीगा सा लहजा इल्तिजा करता हुआ था। दरवाजे पर दस्तक अभी भी हो रही थी। उसकी बीवी उसे अभी भी आवाज़ें दे रही थी, जो बेबसी की मूरत बना हुआ
घुटनों के बल सालिस के सामने झुकी हुई गर्दन के साथ बैठा था। उसके वजूद में लर्जिश थी, चेहरे से पसीने और आंसू दोनों बह रहे थे। वो अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहा था। सालिस भाई तुम्हारी जान ले लेंगे सुनबे। उसे हसीन की जहर खुनसी आवाज़ अपने करीब से सुनाई दे रही थी। तब उसने हसीन की बातों को हवा में उड़ा दिया था। उसने यकीन ही नहीं किया था क्या सालिस जैसा इंसान भी किसी की जान ले सकता था। लेकिन आज के सालिस कादिर को देखकर उसे यकीन आ गया था कि हसीन झूठ नहीं कह रही थी, वो वाकई उसकी जान लेने वाला था। मेरी बहन भी तो मासूम थी बासिल, उसका ख्याल क्यों नहीं किया किसी ने, वो भी तो मर गई थी। सालिस कादिर की कर्बनाक सी आवाज़ एक दहाड़ की सूरत दरो दीवार से टकराई थी। मैं नहीं जानता, मैं आपके दर्द को शायद समझ भी नहीं सकता, लेकिन खुदारा आप कातिल मत बने, उसे छोड़ दे सालिस। बासिल, उसने कड़े जब्त से उसे बाज रहने को कहा था, जो मजबूत इरादों के साथ बीच में दीवार बनकर खड़ा था। पहली दफ़ा किसी ने सालिस को टोका था, पहली दफ़ा उसे गोली चलाने से बाज रखा था। क्या रिश्ता था बासिल का उससे? कुछ भी नहीं, वो बस उसके लिए काम करता था जिसका उसे मुआवजा दिया जाता था। वो उसका मुआवजा ना चाहते हुए भी अपने बाप से कर गया था, जिसने जानते बूझते भी उस मासूम के हाथ में गन थमाकर उसे उन राहों का मुसाफिर बना दिया था। मैं उसके पास जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा? मैं उसका इंतकाम लिया बगैर ही मर गया। वो बासिल से पूछ रहा था, जो लाइल्म था। वो नहीं जानता था हसीन कौन थी, वो ये भी नहीं जानता था हसीन की अहमियत सालिस के लिए क्या थी। वो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। वो उस वक्त वही कर रहा था जो उसे ठीक लग रहा था। वो बस किसी को कातिल बनने से रोकना चाहता था और किसी को जान देने से। माफ़ करने वाले का ज़र्फ इंतकाम लेने वाले से बड़ा होता है, आप उसे माफ़ कर दें। वो अपनी सी कोशिश कर रहा था, उसकी धड़कनों में रवानी थी, जहन मुंतशिर था। वो वहशतों में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी सी कोशिश कर रहा था। मुझे ज़र्फ और ज़मीर के सबक मत पढ़ाओ बासिल महमूद, अरसा हुआ मेरा ज़मीर वफ़ात पा चुका है। सालिस की सांसें सिर्फ इसलिए चल रही हैं ताकि इंतकाम पूरा हो सके। मुझे माफ़ कर दे सालिस भाई, अगर मैं हसीन को धोखे से ना बुलाता तो शायद वो ना मरती। मैं आज भी उसकी मौत का बोझ लिए जी रहा हूँ। मैं सिर्फ इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे गलत समझा और वहाँ से चली गई। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। मैं उसके पीछे गया था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन तभी वो हाथ जोड़े रोते हुए नदामत से बोल रहा था। सालिस की आंखों में तकलीफ का तासुर उभरा था। सालिस को हसीन याद आई थी, खराशज़दा चेहरा और जख्मी पैरों से भागते हुए। वो खौफज़दा सी मुड़ कर अपने पीछे आते हुए ताकुबकार को देख रही थी। सालिस नहीं जानता था वो किससे बचकर भाग रही थी। जांगसी ने कहा था कि वो ज़रीर था, लेकिन सच्चाई से पर्दा आज उठा था। उसे आज पता चला था कि किससे बचने की कोशिश में करते हुए वह मौत के मुंह में जा गिरी थी। पिस्टल पर गिरफ्त तेज करते हुए सालिस ने उसे लोड किया था। वह मौत की सी खामोशी थी। सुनबे के चेहरे पर खौफ और दहशत थी। बासिल का गला खुश्क पड़ चुका था, उसकी आंखों से वहशत झलक रही थी। एक ही दिन में वो अपनी आंखों के सामने दूसरा कत्ल होता हुआ देखने वाला था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ इसे कत्ल ना करें। कितनों के लिए इल्तिजा करोगे? कितनों के लिए उनकी जान की भीख मांगोगे? सालिस का एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पर पड़ा था। वो उसके लिए तैयार नहीं था। लड़खड़ाता हुआ पीछे को जा गिरा था। हसीन से मिलो तो उससे माफ़ी ज़रूर मांगना। वो सुनबे को देख रहा था। दरमिया में से बासिल निकल गया था। रुकावट हट गई थी। रुक जाएं! वह एकदम से घबराहट में मुब्तला होकर चिल्लाता हुआ उठने लगा था, लेकिन उसी दौरान उसने ट्रिगर दबा दिया था। गोली की हौलनाक सी आवाज़ वहाँ गूंजी थी। सुनबे की पेशानी से खून उबलने लगा था। उसका बेजान वजूद एक तरफ ढलक गया था। बासिल का चेहरा सबसे सुर्ख पड़ा था। उसकी ग्रे आंखों में नमी थी और बिना पलके झपके सुनबे को देख रहा था। कुछ देर पहले वो अपनी ज़िंदगी के लिए इल्तिजा कर रहा था और अब वो बेजान सा खून में डूबा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। बासिल को खुद से नफरत हो रही थी। उसे घुटन का एहसास हो रहा था। अपनी आंखों के सामने आज उसने दो लोगों को जान की बाजी हारते हुए देखा था। जान जिसने सालिस कादिर के भाई को जान से मारने की कोशिश की थी, और सुनबे जिसकी वजह से सालिस कादिर की बहन मर गई थी। दो लोगों की जान उसने अपना इंतकाम कह कर ली थी। वो गम, वो गुस्से में मुब्तला उसके पीछे घर से बाहर आया था। उस इलाके में सब्जी की बहुतायत थी। हर घर के पास क्यारी और फूलों से लदे हुए दरख्त थे। सालिस की सियाह गाड़ी की छत पर कितने ही फूल शाखों से टूटकर बरसे थे। क्या समझते हैं आप खुद को? किसने हक दिया है आपको लोगों से उनके जिंदा रहने का हक छीनने का? वो बिगड़े हुए से अंदाज में उसके पीछे आया था। वो चाहने के बावजूद भी उसका गिरेबान नहीं पकड़ सका था।
उस पर हाथ नहीं उठा सका था, लेकिन अपने गुस्से को जब्त करने की उसने ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। गम और दहशत से उसका दिल फट पड़ने को था। वो देखती हुई आंखों से सालिस को देख रहा था, जो गाड़ी की छत पर हाथ और पेशानी रखे खड़ा हुआ था। बासिल को सिर्फ उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी। तुम्हें बदकिस्मत का मतलब पता है बासिल महमूद? उसकी आवाज़ बासिल को गैर जज्बाती सी महसूस हुई थी। उनमें कोई एहसास नहीं था, बस एक वीरानी में छुपा हुआ कोई भूला बिसरा सा दर्द था। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरा बाप एक कमज़र्फ आदमी है। मेरी बदकिस्मती यह है कि मुझे पैदा करके एक गुनाह समझकर भुला दिया गया है। जब मैं 15 साल का था तब मुझे पता चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल एक धोखे में गुजारे हैं। उस शख्स को अपना बाप कहता रहा जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। उस लड़की को अपनी बहन कहता रहा जो मेरे लिए गैर थी, और उस औरत को माँ कहता रहा जो माँ कहलवाने के लायक ही नहीं थी। आज मैं 30 साल का हूँ बासिल। जानते हो, आज भी मुझे पता चला है कि फिर से 15 साल मैंने धोखे में गुजारे थे। उस शख्स पर आंखें बंद करके अंधा एतबार किया जिसने मुझे तबाह कर दिया। मेरी ज़िंदगी के इतने साल इंतकाम और हसद की आग में जल गए। वो इंतकाम जो मेरा था ही नहीं, जिसके लिए मुझे कठपुतली बनाया गया। ज़बरदस्ती मेरे दिल में बदगुमानी और इंतशार का बीज बोया गया। मुझे मेरे भाई से मुतफक्किर किया गया। उसकी तरफ से मेरा दिल नफरत से भर दिया गया, जबकि वो शख्स जानता था कि मुझे अपने भाई से मिलने का कितना इश्तियाक है। तुम ही बताओ बासिल, इतने जख्मों से चूर दिल की पेबंदकारी कैसे होगी? सिर्फ एक फैमिली चाहिए थी मुझे, एक खुशहाल घराना, लेकिन मेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं हुई, शायद आगे भी नहीं होगी। वो दम साधे उसकी आवाज़ सुन रहा था। बासिल नहीं जानता था वो शख्स जब्त के किन कड़े मरहले से गुजर रहा था। वो बस इतना जानता था कि वो ठीक नहीं था। उसका सारा गुस्सा और तेज झाग की तरह बैठ गया था। उसने सिर्फ ये देखा था कि वो शख्स एक पत्थर दिल इंसान है जिस पर जज्बे असर नहीं करते। उसने ये अब जाना था कि उसे पत्थर दिल बनाया गया था। उसके अंदर वहशत भरी हुई थी। वो अपने टूटे बिखरे हुए वजूद और जख्मी दिल को संभाले किस तरह अपनी सांसें पूरी कर रहा था, कोई नहीं जानता था। उसने एक बोझल सी सांस फिजा के सुपुर्द की थी। कोट की जेब से अपने ग्लासेस निकालकर आंखों पर चढ़ाए थे। फिर बेजंबिश खड़े बासिल को देखा। ज़ईम और सालिस के घूसों ने उसके चेहरे को अच्छा खासा सुझा दिया था। मैंने सिर्फ अभी अपने भाई और बहन का ही इंतकाम लिया है। हसीन के लिए बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वो एक लम्हे के लिए ठहरा था। अपने आप को मजबूत करो, अभी तुमने मुझे सालिस कादिर का इंतकाम लेते हुए भी देखना है। वो अपनी असली बर्फीले और बेपरवाह से अंदाज में कहते हुए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया था। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन बासिल अंदर नहीं बैठा। वो वहीं खड़ा रहा था। अपने फ़ोन पर पुलिस को कत्ल के बारे में मुतला करने के बाद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा। फिर सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। उसका जहन माउफ हो रहा था। वो कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। एक हफ्ता बाद उस बिन मौसम की बरसात ने जोंगशान की सड़क पर जलथल सा मचा रखा था। भीगने से बचने के लिए लोग शेड्स के नीचे खड़े थे। कुछ ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए कैफ़े और चाय खानों का रुख किया था। वो अपनी मखसूस चेयर पर बैठी हुई थी, पीछे को टेक लगाए ग्लास पॉल से बाहर नजर आते हुए तेज़ बारिश की बौछार को देख रही थी। उसकी सफ़ेद बालों वाली बिल्ली मेज़ पर उसके पास ही बैठी हुई थी। जांगवान जब होता था तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, उसके साथ खेलती थी। लेकिन जब से वो गया था तब से न उसकी बिल्ली का उस कैफ़े में दिल लग रहा था और न ही मदर जलील का। उन दोनों को एक शख्स की आदत थी जिसने जाने के बाद मुड़कर कोई खैर खबर भी नहीं ली थी। वो बार बार अपना फ़ोन उठाकर चेक करती थी। कोई पैगाम, कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं था। वो तो जाने के बाद ऐसे लाताल्लुक़ बन गया था जैसे कभी उसे मिला ही नहीं। उसका दिल हर शय से बेजारियत महसूस कर रहा था। बासिल भी एक हफ्ते से बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर गया हुआ था। उसने जाने से पहले मनल को सिर्फ फ़ोन पर इतला दी थी। जियोफन से वापस आने के बजाय वो वहीं से चला गया था। ज़रीर उसके साथ आया था। उसी ने मनल और समिया को घर ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में रहने के बजाय अपने घर चला गया था। उसने कहा था कि उसे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, वो जल्द ही उससे मिलने आएगा। लेकिन न ज़रीर और बासिल वापस आए थे और न ही जांगवान के आने की कोई आसार थे। जमिया के हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिद थी। वो उसमें मसरूफ़ होने की वजह से वक्त नहीं निकाल पा रही थी।
उसे अपनी बिल्डिंग में भी यासियत का एहसास होता था, जैसे एकदम से सारी रौनकें मान पड़ गई थी। उसके फ्लोर पर सिर्फ 4 ही अपार्टमेंट थे। बासिल का अपार्टमेंट भी लॉक था, जांगवान का भी, और उनके अलावा जो एक फैमिली वहाँ रहती थी वो फॉरेन ट्रिप पर कहीं गई हुई थी। ऐसे में उसे तन्हाई और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसने बोझल सी सांस भरते हुए बारिश पर से नजरें हटाकर साइड पर पड़ा हुआ अपना फ़ोन उठाया था। पावर बटन दबाकर उसे ऑन किया था तो वॉलपेपर पर ज़रीर बिन कादर की तस्वीर जगमगाने लगी थी। वो निया की शादी की तस्वीर थी। मनल ने जब उसे देखा था तो बड़बड़ाते हुए 2 हर्फ उस पर भेजे थे, लेकिन उसे चेंज नहीं किया था। अभी वो गैलरी खोले निया की शादी की फ़ोटोग्राफ्स देख रही थी। पिछले दिनों से उसका यही मुश्किल था। जब भी वो तन्हाई या बोरियत महसूस करती थी तो उन तस्वीरों से ही दिल बहलाने की कोशिश करती थी। वो उस दिन की वीडियो देख रही थी जब जियोफन जाने से पहले वो सब उसके घर में मौजूद थे। वो ज़मिया ने बनाई थी जिसमें कुछ क्लिप्स किचन के थे, जहाँ बासिल और ज़रीर पूरा किचन फैलाए हुए किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे थे। पूरे घर में एक शोर शराबा सा मचा हुआ था। उनका लार्ज स्क्रीन पर कोरियन म्यूज़िक भी पूरे ज़ोर शोर से बज रहा था। उसने फ़ोन स्क्रीन बुझाकर वापस मेज़ पर डाल दी थी। वो यादें उसकी तन्हाई दूर करने के बजाय उसे मज़ीद उदास कर रही थी। हेड ऑफिस के उस चमचमाते हुए ऑफिस में वो मेज़ के पास खड़ा हुआ था। फ़ोन कान से लगा था और ज़रा सा झुके हुए वो पेन से नोट पैड पर कुछ लिख रहा था। सिया पैंट पर ग्रे शर्ट पहने, उसकी आंखों पर नाजुक से ग्लासेस लगे हुए थे। उसी रूम में एक तरफ बड़े काउच पर वो लड़का बैठा दिखाई दिया। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट के साथ स्लीवलेस जैकेट पहने वो आगे को झुका हुआ बैठा था। उसके बाल हमेशा की तरह मैसी नहीं थे, फ्रेश कटिंग के बाद अब नया और अच्छा लुक दे रहे थे। एक हाथ में टिश्यू में लिपटा हुआ सैंडविच और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए वो कुछ स्क्रॉल कर रहा था। सालिस ने जब कॉल बंद करके फ़ोन को मेज़ पर डाला तो उसने भी सैंडविच का आखिरी बाइट लेते हुए मेज़ पर से कोल्ड ड्रिंक का कैन उठाकर 2 घूंट भरे थे। फिर टिश्यू से हाथ और लब साफ करने के बाद उसे पुकारा, बॉस। बासिल, मेरी माँ ने मेरा नाम सालिस रखा है, आइंदा मुझे इसी नाम से बुलाना। उसने मुड़े बिना ही उसे बावर करवाया था। मुझे जोंगसान जाना है, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने मनल से नहीं मिला। एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई थी। तुम्हें अब उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने, उसने इल्तिजाई नज़रों के साथ उसे देखते हुए कुछ बोलना चाहा था तो वो उसे टोक गया। तुम्हारा काम ख़त्म हुआ बासिल, अब तुम्हें उसके करीब रहने और उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी दोस्त है, दोस्ती के नाते मुझे उससे मिलने की इजाज़त दे दें। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो मुकम्मल होने वाला है। ना तुम अब मनल जलील के दोस्त हो और ना ही चीफ एडिटर। अब से तुम्हें अपनी सारी खिदमत सिर्फ ब्लू हाउस के लिए देनी है, एक आखिरी दफ़ा भी नहीं। तुम मेरे साथ इतनी बहस क्यों करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी पिस्टल की तीसरी गोली तुम्हारे दिल में उतार दूं? सीने पर बाजू बांधे मेज़ की सतह से टेक लगाए उसने सर्द लहजे में पूछा, तीसरी गोली? बासिल के जहन में वही बात अटक गई थी। पहली गोली जानी उशान की भाई को मारी थी और दूसरी गोली सुनबे को। वो पिस्टल उसकी ज़ाती थी जिसे उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। आज तक जितने लोगों की जान उसके हाथ से गई थी उन सब के लिए गोलियां और पिस्टल मुख्तलिफ थी। ये उसने एक अरसे से किसी खास मकसद के लिए संभाल कर रखी हुई थी, जिसकी 6 गोलियां सिर्फ उसके इंतकाम के लिए थीं। 2 गोलियां वो इस्तेमाल कर चुका था। 2 इंतकाम पूरे हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वो अपनी बहस तर्क कर गया था। उसका दिल चाह रहा था कि मनल से मिलने का। वो रोज़ उसे मैसेज करके उसकी वापसी के बारे में पूछती थी और वो मसरूफियत का बहाना बनाकर उसे टालता रहता था। आपके ये कारकन जिस ज़बान में बात करते हैं वो कौन सी है? उन्हें गुफ्तगू करते हुए सुनता हूँ तो मुझे एक लफ्ज़ भी पल्ले नहीं पड़ता। इस तंजीम से जुड़ने वाले हर शख्स को वो ज़बान सिखाई जाती है। डैड ने तुम्हें नहीं सिखाई थी? उसके इस्तफसार पर बासिल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरी ट्रेनिंग बहुत बेसिक सी थी। और मुझे याद आया, आपके ऊपर शक भी मुझे इसी दिन हुआ था जब मैंने आपको वो अजीब सी ज़बान में बात करते हुए सुना था। अजीब सी ज़बान? सालिस ने बड़बड़ाते हुए नफ़ी में सर झटका था। जो चीज़ इंसानों की समझ से बालातर होती है वो उसे अजीब का नाम देकर उससे जान छुड़ा लेते हैं। ये कोप्टक ज़बान है, कदीम मिस्र में बोली जाती थी। कदीम मिस्र में? तकरीबन 17वीं सदी में। 17वीं सदी की ज़बान आज के इंसान कैसे बोल और समझ पा रहे हैं? इन्हें ये ज़बान किसने सिखाई? वो दंग नज़रों से उसे देखते हुए तहरीर से पूछ रहा था। ये आखिरी ज़बान है जो मिस्र में बोली जाती थी
उसके बाद मिस्र पर अरबों के कब्जा करने के बाद वहाँ अरबी ज़बान को राइज कर दिया गया था। लेकिन आप ये ज़बान कैसे जानते हैं? उसके अंदाज में अचंबा और गहरा तजस्सुस था। मैंने किताबों से सीखी है। हिप्नोटाइज करना भी किताबों से सीखा है? किताबों से सब कुछ सीखा जा सकता है। तुम्हारा पॉडकास्ट ख़त्म हो गया है तो ये सब साफ करो। तुम्हें पहले भी मना किया है कि मेरे रूम में बैठकर खाना मत खाया करो। आपको ओसीडी है? बटरकप में भी आप बार बार चीज़ों को साफ किया करते थे। तुम्हारा चेहरा अब पहले से ठीक लग रहा है, यानी और छोटे सहने के लिए तैयार है। उसके खुश्क से अंदाज पर बासिल के चेहरे पर खजालत सी छाई थी। गुज़िश्ता दिनों से वो सालिस की नागवारी के बावजूद भी उससे कई सवाल किया करता था, कभी ड्रैगन फोर्स के बारे में, कभी उसके ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक। सालिस की जितनी मर्जी होती थी उसे उतने ही जवाब दिया करता था। उसके बाद अपने मखसूस से रौबदार अंदाज में उसे झड़क दिया करता था। बासिल को पहले की तरह सालिस पर गुस्सा नहीं था, वो उससे नाला भी नहीं था। वो धीरे धीरे उसे समझ रहा था, उसके दायरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और हैरत अंगेज तौर पर सालिस ने उसे खुद से दूर झटकने के बजाय उसे अपने करीब आने का मौका दिया था। उसने बासिल को वापस सांगशान नहीं जाने दिया था, उसे ब्लू हाउस में ही रहने का हुक्म दिया था। वो वहाँ रहकर उन काम को करने के तरीके और दूसरी सारी चीज़ें सीख रहा था। वो वक्तन फ़वक्तन खुद भी जब भी फ्री होता था तो उसे कुछ न कुछ मालूमात देता रहता था। बासिल नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा था, उसे खुफिया हसास राजों में भी क्यों शरीक कर रहा था, आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में। लेकिन उसके बारहा पूछने पर भी उसकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब उसे नहीं मिला था। बासिल को अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए थी। वो चीफ एडिटर की जॉब जारी रखना चाहता था, मनल के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन सालिस के हुक्म की वजह से वो मजबूर था। दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। कोई आपसे मिलने आया है, उसे मना किया है लेकिन जिद कर रहा है, कह रहा है कि जाकर मेरा नाम बता दो, तुम्हारे बॉस खुद बुला लेंगे मुझे। उसने सालिस को पैगाम दिया। क्या नाम बताया उसने अपना? सालिस ने संजीदगी से पूछा। ज़रीर बिन कादिर। वो नाम उसके कमरे की दरो दीवार से टकराता हुआ सालिस के साथ साथ बासिल भी चौंका था। ज़रीर कादिर की आमद उन दोनों के लिए हैरानगी का बास थी। उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो इतनी अचानक वहाँ भी आ सकता है। भेज दो। सालिस की बात सुनकर वो चला गया था। मरहबा। कुछ ही लम्हों बाद खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसने बुलंद आवाज़ से उन दोनों को सलाम कहा, जिसका जवाब उन दोनों ने ही नहीं दिया था। तीनों आखिरी दफ़ा हॉस्पिटल में ही मिले थे और उसके बाद आज एक दूसरे के रूबरू हुए थे। सालिस बेहरकत सा खड़ा हुआ उसे देख रहा था। वो ऊंचा लंबा सांड लड़का उसके कद तक आता था, जिसकी प्यारी सी आंखों में अनोखी सी चमक थी। सालिस को उसे देखकर अपने दिल पर बोझ पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसके ऊपर किए गए अपने सितम याद आए थे। एक गलतफहमी और किसी के धोखे की सज़ा सालिस ने उस इंसान को दी थी जो सब कुछ फरामोश करके उसकी दहलीज तक चला आया था। सालिस की नफ़रत, उसकी बेरुखी, उसकी दी गई तकलीफ़ें और ज़ख्म, उसने सब कुछ पसे पुष्ट डाल दिया था और याद रखा था तो सिर्फ इतना कि वो उसका भाई था। अब भाई था तो उससे बदला नहीं ले सकता था, उसके ढाई सितम का जवाब भी नहीं मांग सकता था। अपने भाई के लिए ज़रीर के दिल में बहुत गुंजाइश थी, वह उसे माफ़ कर सकता था और उसने शायद कर भी दिया था। किस लिए आए हो तुम यहाँ? सालिस की आवाज़ और उसका सवाल उसके जज्बात से बहुत मुख्तलिफ था। वो नरम पड़ा था। ज़रीर कादिर का उससे मिलने आना उसके दिल में गरमाइश का एहसास जगाया था। उसने चेहरे से अपनी दिली कैफियत अश्कार नहीं होने दी थी। क्या मतलब क्यों आया हूँ? जाहिर है तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। नाचार मुझे तुम्हारे इस हेड ऑफिस तक आना पड़ा। वह बोलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। सालिस को उसकी बात की तरफ से फिक्र हुई थी कि उसकी आमद कहीं जांगशिन के इल्म में न आ जाए। वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से थाईलैंड में थे, जिनकी आमद कुछ दिनों तक मुतवक्का थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी हेड ऑफिस की एक एक रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाती थी। माना कि तुम एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट हो, लेकिन हो तो मेरे भाई। क्या अपने भाई से मिलने के लिए भी मुझे अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? उसने कुछ नाखुशी से पूछा था, साथ ही तायराने सी निगाहों से उसके कमरे का जायजा लेता था। कैसा ज़र्फ था उस इंसान का, इतना कुछ होने के बाद भी वो उसे भाई कहकर बुला रहा था। हाँ लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट नहीं है तो फ़ौरन बाहर चले जाओ। काउच पर बैठा हुआ बासिल फ़ौरन बोल पड़ा था। अब तुम कौन हो? ज़रीर ने पेशानी पर बल डाले हुए उसे देखा था। वो जानना चाहता था कि वो किस हैसियत से वहाँ मौजूद था, चीफ एडिटर बासिल महमूद या फिर डॉक्टर सालिस का एक खास आदमी।
मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूँ। जब ज़रूरत होती है तब मुझसे काम लेते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो गैर ज़रूरी समझकर किसी कॉज पर पटक देते हैं। वो सादगी भरे अंदाज में बोला, अगर मुझसे पूछा जाए कि ज़रीर तुम्हें अपने अलावा अगर किसी दूसरे अदाकार को बेस्ट एक्टिंग पर अवार्ड देना पड़े तो किसे दोगे? मैं बिना सोचे समझे तुम दोनों का नाम लूँगा। मुझे अवार्ड के साथ कैश प्राइज़ भी चाहिए। सारिस ने तो कुछ नहीं कहा था, अलबत्ता वह ज़रूर बोल उठा था। डॉक्टर तुम्हें सैलरी नहीं देता? उसने कुन आँखों से सारिस को देखते हुए उससे पूछा था। रहने के लिए जगह और खाना वगैरह मिल जाता है, सैलरी लेकर मैं क्या ही करूँगा। वो उस वक्त जितना मजलूम बनने की कोशिश कर रहा था इतना था नहीं। वैसे तुम्हारा दोस्त साथ आया है, मेरे साथ बाहर खड़ा है, वो इस इमारत के अंदर कदम भी नहीं रखना चाहता। क्या तुम कुछ देर के लिए उसे कंपनी दे सकते हो? वो सेम के मुतालिक बात कर रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पड़ा है? ज़रीर की बात सुनकर उसने फ़ौरन सालिस से पूछा, जिसने ड्रॉ में से सफ़ेद रंग का बॉक्स निकालकर उसे थमा दिया था। पूछा नहीं था कि उसे क्यों चाहिए। बासिल जा चुका था, कमरे में खामोशी छाई हुई थी। वो वैसे ही मेज़ की सतह से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे खड़ा हुआ था, संजीदा सा। ज़रीर उससे कुछ फासले पर खड़ा हुआ था, मुस्कुराता हुआ सा। एक बोझल सी खामोशी, एक गैर मानूस सा एहसास, एक अनजान सी खुशबू, किसी गैर मुतवक्का मौजूदगी, ये सारा एहसासात उसके दिल पर भारी ज़रबे लगा रहे थे। वो दिल जो पत्थर का बन चुका था, उस दिल में दरारें पड़ने लगी थी। कभी सोचा था कि एक दिन हम एक दूसरे के रूबरू आएंगे, तब ना हमारे दिल में एक दूसरे के लिए नफरत होगी और न ही किसी किस्म की कदोरतें। यकीन नहीं आ रहा कि आज वो दिन आ गया है। वहाँ फैली हुई उस बोझल सी खामोशी को उसकी नरम सी आवाज़ ने तोड़ा था। कभी सोचा था कि वो ज़रीर के सामने यूं खड़ा होगा। सोचा था उसने कई बार, कई ख्वाब सजाए थे, कई हसीन ख्याल, कई उम्मीदें कि एक दिन वो अपने छोटे भाई से मिलेगा। लेकिन उसके ख्वाब टूट गए थे, ख्यालों की दुनिया बदल गई थी, सारी उम्मीदें नफरतों में बह गई थी। वो उससे मिले बिना ही, उसका चेहरा देखे बिना ही उसकी मोहब्बत को उसकी नफरत से बदल चुका था। फिर भी उसने सोचा था वो उससे मिलेगा, उसके रूबरू जाएगा, लेकिन उसे गले लगाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना इंतकाम पूरा करने के लिए, उसे गोली मारने के लिए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। शायद अब सब कुछ ठीक हो गया था। उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाकर पटक देती थी, वो उसका कभी गुमान भी नहीं कर पाता था। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं महसूस होती? सारिस का सवाल ज़रीर की बात के बरक्स था, लेकिन उसके अपने दिल की तर्जमानी कर रहा था। नहीं, मुझ पर गुस्सा भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी बदगुमानी नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, ना शिकवा, ना शिकायत, ना ही कोई गुस्सा, ना तेज का इजहार। सारिस का दिल गर्दन झुकाकर धीमा सा हंस पड़ा था। अगर वह अपना ज़र्फ दिखाने के बजाय सालिस को गिरबान से पकड़कर दो घूंसे जड़ देता तो शायद सालिस के दिल का बोझलपन कम हो जाता। लेकिन वो उससे कोई हिसाब नहीं मांग रहा था, ना ही माजी का हवाला दे रहा था, ना उसके दिए हुए जख्मों की शिकायत कर रहा था। लेकिन मुझे तो है। सालिस की बात उसे चौंका गई थी। वो उससे शिकवा कर रहा था, उससे नाराज़ था, लेकिन किस बात पर? ज़रीर ने कुछ पूछा नहीं था, बस नाकाबिल फहम अंदाज में आबरू इशारे से उसे देखा था। तुम एक दफ़ा भी मुझसे मिलने नहीं आए? उसका लहजा हमवार था, उसकी आवाज़ पुरसकून सी थी, लेकिन उसमें महसूस किया जाने वाला दर्द गहरा था। वो न चाहते हुए भी उस शिकवे को अपनी ज़बान पर ले आया था। पहली दफ़ा किसी के सामने उसने कोई शिकायत की थी, पहली दफ़ा किसी को अपना समझकर मान जताया था। मेरी गलती है, मेरी ज़िंदगी ने मुझे मसरूफ़ कर दिया था। मुझे ये पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं अपने भाई के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। उसका लहजा नदामत से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दोबारा मिलने आओ। ज़रीर ने पूरी तरह चौंक कर उसे देखा था। वो तो यहाँ सब कुछ ठीक करने आया था, उससे मिलकर अपने रिश्ते को जिंदा करना चाहता था, लेकिन वो तो फिर से उसे पराया कर रहा था, फिर से ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात कर रहा था। मैं तुम्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहता। ज़रीर के दिल पर चोट लगी थी, सुनहरी आंखों में शिकायत दर्ज हुई थी। वो अब से दूर नहीं रहना चाहता था, उसे अपने भाई का साथ चाहिए था, हमेशा के लिए। मैं जिनके करीब जाता हूँ वो मुझसे बहुत दूर चले जाते हैं। मैंने कई अपनों को दूर जाते हुए देखा है, जिनका जाना हर दफ़ा मेरे दिल को जख्मी करता था। तुम मुझसे दूर ही रहना। अगर मुझे तुम्हारी आदत हो गई तो तुम भी मुझसे छीन लिए जाओगे। मेरी किस्मत में सिर्फ तन्हा रहना लिखा है। तुम मुझे तन्हा ही रहने दो, मेरी आदत मत बिगाड़ना। ज़रीर ने लब भींचकर उसके एक एक लफ्ज़ को सुना था, भीजी हुई आंखों और मध्यम सी मुस्कुराहट। वो सालिस का दिल उसे काफ़ी तन्हा और अकेला महसूस हुआ था, बिखरा हुआ, जैसे सारी दुनिया से नाराज़ लगता हो। वो उसके कर्ब और उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था, जो तन्हाई और महरूमियाँ उसने देखी थी। अगर किसी और पर वो वक्त आता तो शायद गम से
اس کا دل پھٹ چکا ہوتا۔ سالس کا دل میں کمال کا حوصلہ اور برداشت تھی۔ اس نے بھی روز زندگی کو چکھا تھا، روز موت کو گلے لگایا تھا۔ وہ ہر دن مرتا تھا، ہر دن جیتا تھا۔ اس کی زندگی صرف اس جینے اور مرنے میں جتنی تباہ ہو چکی تھی، اس کی ایک ایک تکلیف نے اس کے وجود کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ضریر قادر نے بنا کچھ کہے آگے بڑھتے ہوئے اسے آہستگی سے گلے لگا لیا تھا، اس کے گرد بازو باندھے اس کے کندھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی تھی۔ مجھے معاف کر دو سالس، اپنے بھائی کو معاف کر دو، ہر اس پل کے لیے جب تمہیں میری ضرورت تھی اور میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ دو بھائیوں کے درمیان کیسا رشتہ ہوتا ہے بانی انکل؟ میں اس سے انجان ہوں۔ جب تم اسے گلے لگاؤ گے تو تمہارا دل موم کی طرح پگھلنے لگے گا۔ اسے اب جا کر بانی انکل کی بات سمجھ آئی تھی۔ سالس قادر کا دل موم بن گیا تھا، وہ پگھل رہا تھا۔ اس کے سرد وجود میں دراریں پڑ چکی تھیں، اس کے گرد بنی ہوئی برف کی دیواریں زریر کے شدت بھرے لمس سے چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کا لمس سالس کے دل پر بھی آخری وار ثابت ہوا تھا۔ اس پر چھایا ہوا پتھر کا خول بھی چھنا کیسے ٹوٹ چکا تھا۔ سالس کا سر اس کے کندھے پر آ گرا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جذبات کے سمندر میں بہہ رہے تھے۔ زریر کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر سالس کی شرٹ پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ آنسو ندامت کے تھے کیونکہ وہ اسے تلاش نہیں کر پایا تھا۔ وہ آنسو معذرت کے تھے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کر اسے بھول گیا تھا۔ وہ آنسو پچھتاوے کے تھے کیونکہ وہ حسین کی موت پر اس کا غم بانٹنے کے لیے اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ آنسو شرمندگی کے تھے جب وہ پوری دنیا میں تنہا تھا، جب اسے بھائی کی ضرورت تھی اور وہ اس سے کوسوں دور تھا۔ وہ افسوس کے بھی تھے اور گہرے دکھ کے بھی کیونکہ ان کے اتنے سال ضائع ہو گئے تھے، لیکن کچھ آنسو تشکر کے بھی تھے کیونکہ وہ اپنے بھائی کے خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، اس کے گلے لگا ہوا تھا۔ ساری بدگمانیاں چھٹ گئی تھیں دلوں کے سرزمین پر، جیسے خوشگوار سی ہوائیں چل پڑی تھیں، جیسے کسی اندھیری رات کی صبح ہو گئی ہو، جیسے خزاں کے موسم میں اچانک بہار کا موسم آ گیا تھا، جیسے تپتے ہوئے ریگستان پر مینا برس پڑا تھا۔ سالس نے پہلے آستین کے کف سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا، جن کا نیلا رنگ جھلملا رہا تھا، جیسے کسی سمندر میں تغیانی سی آ گئی تھی۔ اس کی کیفیت ذرے سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی، تشکر بھری، کیونکہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ دعا جو کبھی اس نے اپنی تنہائی سے گھبرا کر مانگی تھی، اپنے بھائی کے مل جانے کی دعا، اور آج وہ مل گیا تھا۔ آج سالس قادر پر شکر کے سجدے کرنا فرض ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کے گزرے 30 سال مختلف تھے، آج کا دن مختلف تھا، اور اگر کہا جائے تو یہ ایک دن اس کی 30 سال کی زندگی پر بھاری ثابت ہوا تھا۔ یہ ایک دن 30 سالوں سے بہتر تھا، کیونکہ وہ 30 سال صرف رونے، تنہائی، انتقام اور دھوکے کھانے میں ضائع کر چکا تھا۔ لیکن یہ ایک دن اسے شاید انعام کے طور پر دیا گیا تھا، جیسے پچھلے 30 سال ایک کڑکتی ہوئی دوپہر تھی، تو یہ ایک دن کھل کر بارش برسانے والے دن کی مانند تھا۔ سالس نے اسے دونوں بازو سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا، جس کا چہرہ کچھ ستا ہوا سا تھا، سنہری آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، اور رنگ شدت ضبط کی وجہ سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ اسے ایک چھوٹا معصوم سا بچہ لگا تھا۔ سالس کے لیے وہ بچہ ہی تھا۔ تمہیں رونا ہی ہے تو وہاں بیٹھ کر اپنا شوق پورا کرو، وہ سپاٹ سے لیکن کچھ بھاری انداز میں بولتے ہوئے ٹشوز سے اپنی بھیگی ہوئی شرٹ کو صاف کر رہا تھا۔ زریر نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑا تھا۔ اگر رونے کے لیے تم اپنا کندھا فراہم کرو گے تو میں صبح ہونے تک رو سکتا ہوں۔ دوسروں کو رلانے والا خود رونے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے دل پر بھاری ضرب لگی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تم سے کیسے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب گھر بھی نہ جاؤں، بس تمہارے سر پر سوار رہوں، تمہارے ساتھ باسکٹ بال کھیلوں، تم سے فرمائشیں کروں اور تمہیں بہت زیادہ تنگ کروں، بالکل ویسے ہی جیسے چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائیوں کو کیا کرتے ہیں۔ مجھے باسکٹ بال کھیلنا پسند نہیں، مجھ سے فرمائش کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور رہی بات تنگ کرنے کی، تم آلریڈی مجھے بہت تنگ کر چکے ہو۔ تمہیں باسکٹ بال نہیں پسند؟ پھر کیا پسند ہے؟ ہم وہی کھیل لیں گے۔ میں سے اپنا فون اٹھاتا ہوا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ پھر سے ماضی کا کوئی تلخ سا منظر اس کی نگاہوں میں سمانے لگا تھا۔ پھر سے اسے کسی محرومی کا احساس دلا کر اسے یاسیت کے سمندر میں دھکیلنے لگا تھا، لیکن وہ سر جھٹک گیا تھا۔ ماضی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، نہ یاسیت کو اپنے گرد آنے کی اجازت دی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ڈنر کیا تم نے؟ اس نے زریر سے پوچھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، سالس نے کچھ کہے بنا ہی اسٹینڈ پر سے اپنا کوٹ اتار کر پہنا تھا۔ کیا ہم ڈنر کرنے باہر جا رہے ہیں؟ اس نے خوشگواری سے استفسار کیا۔ میں نے تامسوئی کی اولڈ اسٹریٹ کی کافی تعریفیں سن رکھی ہیں، سنا ہے وہاں لذیذ مچھلی ملتی ہے، کیا ہم وہیں چل سکتے ہیں؟ ہم وہیں جا رہے ہیں۔
सालिस उसे कहने के बाद रूम से बाहर निकल गया था। ब्लू हाउस की इमारत के सामने एक वसी रकबा खाली सा पड़ा था। एक तरफ ग्राउंड बना हुआ था तो दूसरी तरफ कई गाड़ियों के लिए पार्किंग थी। उसकी गाड़ी पार्किंग में नहीं थी, इमारत के ठीक सामने मौजूद थी। वो स्याह रंग की मस्तांग से टेक लगाकर सीने पर बाजू बांधे उस इमारत को देखे जा रहा था। उसके जहन में ख्यालों के आंधियाँ सी चल रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो ज़रीर को तन्हा कहीं लेकर आया था, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी गार्ड के। एजेंसी से निकलते हुए ज़रीर ने उसे सख्ती से कहा था कि वह अपने भाई से मिलने जा रहा है, अपनी हिफाजत के लिए गार्ड लेकर जाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं। ज़ैम उससे पूछना चाहता था, ये वही भाई है ना जिसने आप पर कातलाना हमले करवाए थे, आपको ज़ख्मी किया, आपका करियर, आपकी ज़िंदगी सब कुछ तबाह कर दिया। उस भाई की ज़रा सी कर्म नवाजी की वजह से आप उसके दिए सारे ज़ख्मों को फरामोश कर देंगे। उसने सिर्फ एक दफ़ा आपकी जान बचाई है, लेकिन 1000 दफ़ा आपको मौत के मुंह में ले जाकर छोड़ा है, आप वो भी भुला देंगे। ज़ैम का कोई भाई नहीं था, वो नहीं जानता था कि भाइयों में एक दूसरे के लिए इतना ज़र्फ भी होता है क्या जितना ज़रीर बिन कादिर के अंदर मौजूद था। लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछ सका था। स्याह चश्मे के पीछे छुपी हुई उसकी आंखों ने इमारत से एक शख्स को निकलकर अपनी जानिब आते हुए देखा था। वो उसके करीब आ चुका था, उससे चंद कदम के फासले पर खड़ा हुआ था, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। लेकिन ज़ैम के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी, वो बेहिस्सो हरकत खड़ा था। यहाँ तक चले आए तो अंदर भी तशरीफ़ ले आओ, बासिल ने अपने पुराने वाले दोस्ताने से अंदाज में कहा था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, वो उसे देख भी नहीं रहा था। उसकी नज़रों का महवर सिर्फ हेड ऑफिस की इमारत थी। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? बासिल की पेशानी पर बल पड़े थे। मुझे इतना पीटने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा मैनेजर ज़ईम? वो नाखुशी से बोला। मेरे पास से चले जाओ बासिल, मैं यहाँ सिर्फ ज़रीर सर का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने बेलचक से सर्द सपाट से लहजे में कहा था। तुम मत देखो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ ना। ज़ैम ने उसके हाथ में मौजूद उस फर्स्ट एड बॉक्स को देखा था। एहतियातन साथ लाया हूँ, कुछ पता नहीं है ना कि फिर से तुम्हें गुस्सा आ जाए और फिर मेरा चेहरे का नक्शा बिगाड़ दो। ज़ैम ने उसके चेहरे को देखा था। वो पहले से बहुत बेहतर लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सुर्ख और नीले से निशान अभी भी मौजूद थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए माफ़ करना आसान नहीं होगा। एक धोखेबाज इंसान के धोखे को भुलाकर उससे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करोगे। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुका था। मगरिब का वक्त गुजर चुका था, अंधेरा फैलने लगा था। हेड ऑफिस की इमारत रोशनियों से जगमगा उठी थी। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकते हो? सिर्फ एक मौका। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो बेशक मुझे गोली मार देना, मैं कोई शिकवा नहीं करूँगा। ज़ैम ने एक बोझल सी सांस भरी थी। गाड़ी से डेक लगाए पैरों को कैंची की सूरत करते हुए 2 उंगलियों से अपने टाई के नोट को ढीला किया था। यूजी ने भी तो अपने दोस्त को धोखा मजबूरी में दिया था, उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। दोस्तों के लिए दिल में इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए कि अगर वो दूसरा मौका मांगे तो सोचने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्त की खताओं को माफ़ कर देना चाहिए। दोस्ती में फासले आ जाए तो रिश्ते पर दिमक लग जाती है। उसके जहन में मनल जलील की बातें गूंज रही थी। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी यकीन नहीं था? क्या तुम मुझे एतमाद में नहीं ले सकते थे? ज़ैम की आवाज़ बोझल सी थी। उसने पहली दफ़ा उससे सवाल किया था, पहली दफ़ा शिकवा किया था, वरना उससे पहले तो बस अपना तेज ही उस पर निकाला था। सोचा था, कई बार सोचा था, लेकिन हौसला नहीं हुआ कुछ कहने का। उस वक्त तुम्हारे जहन पर खून सवार था। तुम बस सालिस कादिर को कत्ल कर देना चाहते थे। मैं मसलहत की वजह से खामोश था। मेरी ज़रा सी गलती हम सब के लिए खतरा बन सकती थी। बासिल का अंदाज़ा सादा सा था, हल्की सी नदामत और शर्मिंदगी में डूबा हुआ। ज़ैम ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी निगाहें उन दोनों को देख रही थी जो एक साथ अंदरूनी इमारत से बाहर आ रहे थे। ज़रीर कुछ बोल रहा था, लेकिन सालिस कोट की जेबों में हाथ डाले खामोशी से उसे सुन रहा था। जैगुआर, जीटीआर, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉय, बोगाटी, पोरश, टेस्ला, पोगानी। वो एक कतार से खड़ी हुई गाड़ियों को देखते हुए उनके नाम ले रहा था। तुम्हारा क्लिनिक तो कब का बंद हो गया? लगता है तुम्हारा साइड बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। इतनी गाड़ियाँ तो मेरे पास भी नहीं है। उसने इजहार ख्याल किया तो सालिस ने एक नज़र गाड़ियों को देखा था। तुम्हारे कलेक्शन में बस मस्तांग की कमी है, उसे क्यों शामिल नहीं किया तुमने? उसने चमकती हुई सुर्ख रंग की बगाटी के बोनट पर हाथ फेरते हुए पूछा था। क्योंकि तुम मस्तांग के ब्रांड एम्बेसडर थे। सालिस की बात सुनकर उसने एक लम्हे समझने में सर्व किया था, फिर कहका लगा कर हंस पड़ा था। तुम्हें क्या मुझसे जुड़ी हुई हर चीज़ से नफरत थी? उसका सवाल हल्के फुल्के से अंदाज में पूछा गया था, लेकिन दिलचस्पी जाहिर थी।
उनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? हम उसी में जाएंगे। सारिस को खामोश खड़ा देखकर उसने इस्तफसार किया। वो अपनी मस्तांग वहीं छोड़कर उसकी गाड़ी में जाना चाहता था। सारिस ने कोट की जेब से चाबी निकालकर बटन प्रेस किया तो सुर्ख बुगाटी अनलॉक हो गई थी। उसकी हेडलाइट्स जगमगाने लगी थी। तो तुम्हारी फेवरेट ये है? जरीन ने 27 से उसे देखा। अगर मनल यहाँ होती तो कहती क्या बकवास रेड कलर है, उसे चेंज करके पर्पल कर दो, यानी और बकवास बना दो। वो महजूज से अंदाज में उसका जिक्र कर रहा था। क्या तुम ड्राइव करोगे? मैं? सालिस के इस्तफसार पर वो चौंका था, लेकिन दूसरे ही लम्हे दिल से मुस्कुरा दिया था। फिर घूमकर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। सालिस ने जब फ्रंट सीट संभाली तब वो लग्जरी से इंटीरियर का जायजा ले रहा था। इन दोनों भाइयों की भी सुलह हो गई है, क्या हमारी नहीं हो सकती? धुआं उड़ाती हुई गाड़ी जब नजरों से ओझल हो गई तो बासिल ने उससे पूछा था, जो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगाते हुए पैगाम को देख रहा था। वो दोनों तामसुई ओल्ड स्ट्रीट गए हैं, हमें भी वहीं बुलाया है। ज़ैम ने जरीर का पैगाम पढ़ते हुए उसका गोशे गुजार किया था। चलो फिर, हम उनके मुहाफिज हैं। तो तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे। सालिस को बचाना तुम्हारा फ़र्ज़ था। उसकी आवाज़ बेतासुर थी। मैं सिर्फ तुम्हें और जरीर को बचा रहा था। मैं तुम्हें कई दफ़ा सफाई दे चुका हूँ, कई दफ़ा तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे सर पर सवार होने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ओके, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते तो मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। बस एक दरख्वास्त है कि कभी मेरा ख्याल तुम्हारे दिल में आए तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आए, ना कि किसी धोखेबाज या दुश्मन की हैसियत से। वो धीमी सी नरम सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जैसे उसने खुद को तैयार कर लिया था उस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए। क्या दोस्ती ख़त्म कर देना इतना आसान था? बासिल महमूद मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, लेकिन उसकी सुरमई आंखों में वो सारी यादें और लम्हात जगमगा रहे थे जिसमें ज़ैम शामिल था। वो दोनों शैंगसान के पार्क में दरख्तों के साए में घिरे हुए सालिस की दी हुई पहेली को हल कर रहे थे। जोंगसान के उस अंधेरी गली हमलावरों का ताक़ुब कर रहे थे। गोल्डन स्टार एजेंसी के सिक्योरिटी रूम में पूरी टीम के साथ बैठे हुए सालिस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तामसुई में उसके क्लिनिक के सामने खड़ा हुआ वो उसे पिस्टल चलाने के लिए सीखने का मशवरा दे रहा था। वो ग्लासेस वाला लड़का साकित व सामिद ऑन ज़ैम को खींचता हुआ हमलावर से बचाने की कोशिश कर रहा था। निया की शादी में उसके गर्दन में हाथ डाले मुस्कुराते हुए तस्वीर बनवा रहा था। उसके सियालीबाज पर चोट कर रहा था। उसे जरीर की बनाई हुई डिश और ग्रुप फोटो भेजकर उसे चिढ़ा रहा था कि वह सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और वो एजेंसी में बैठकर काम कर रहा है। वही सारी यादें और पल ऑन ज़ैम की आंखों में भी झिलमिला रहे थे। मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे धोखे को माफ़ किया, तुम्हारी मजबूरी को समझकर उसे भुला रहा हूँ, उस उम्मीद पर कि आइंदा तुम मुझसे कुछ छुपाने के बजाय मुझ पर एतबार करोगे। उसने खुश्क से अंदाज में कहा तो बासिल ने लम्हे भर के लिए पलकों को मीच कर तशक्कुर भरी सांस ली थी। उसने माफ़ कर दिया था, लेकिन सब कुछ भुलाने में उसे वक्त लगना था और बासिल उसे वो वक्त देने में दिल से राज़ी था। वो कितनी दफ़ा ज़ैम के सामने झुका था, कितनी दफ़ा अपनी अना को भुलाकर उससे माफ़ी मांगी थी, कितनी दफ़ा उसकी बेरुखी को सहा था। बिलाखिर वो सारी कोशिशें रंग ले आई थी। वो रूठा हुआ इंसान नाराज़गी ख़त्म करने के लिए राज़ी हो गया था। मेर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। तामसुई ओल्ड स्ट्रीट पर चांदनी रात उतरी हुई थी। उस सदियों पुरानी पथरीली सी रविश के एक तरफ जगमगाती हुई दुकानें बनी हुई थी तो दूसरी तरफ तामसुई का दरिया बह रहा था, जिस पर लगी हुई ग्रिल के पास कुछ लोग खड़े पुरसकून से दरिया का नज़ारा कर रहे थे। 12वीं तारीख का चांद बादलों में छुपा हुआ था। गहरी काली घटाएं उमड़ उमड़ कर आ रही थी। तेज़ हवाओं ने मौसम को खासा सर्द कर रखा था। फिजाओं में नमकीन पानी और ताज़ा भुनी हुई मछली की इश्तिहा अंगेज सी खुशबू बिखरी हुई थी। एक कतार में बनी हुई दुकानों पर ताइवान के रवायती खाने तैयार हो रहे थे। कुछ उम्र रसीदा बाहर खुले हुए आसमान के नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। कुछ स्टॉल्स पर ताइवान और चीन की रिवायती चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थी। कुछ नौजवानों के हंसी मजाक और कहकों के माहौल को गरमा रखा था। कहीं दुकानों से लटकी हुई सुर्ख और सुनहरी लालटेनें हवाओं के दोष पर लहरा रही थी, जिनकी रोशनियां वहां बैठे ग्राहकों के चेहरों पर पड़ती हुई उन्हें चमका रही थी। तामसुई की ये पुरानी गली वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ किसी गाड़ी, बाइक या साइकिल को भी आने की इजाज़त नहीं थी। उस तवील सी शाहराह पर सिर्फ पैदल चला जा सकता था। क्या तुम्हें ड्रैगन बहुत पसंद है? ऐसे ही ड्रैगन की एक पेंटिंग तुम्हारे बेडरूम में लगी हुई देखी थी मैंने।
सालिस के हम कदम चलते हुए जरी ने उसकी गर्दन पर बने हुए उस टेटू को देखकर पूछा था, जो ताज़ी हवा को अपने चेहरे पर पड़ते हुए सुकून महसूस कर रहा था। ये र्यूजन है। र्यूजन? अच्छा, ड्रैगन का नाम। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। क्या तुमने कभी र्यूजन के बारे में नहीं पढ़ा है? नहीं, मुझे अफसानवी कहानियाँ बोर करती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हें ड्रैगन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम्हें समंदर और आसमान में क्या चीज़ कॉमन लगती है? कुछ भी नहीं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जैसे हम दोनों। मुझे आसमान की आज़ाद फिजाओं में उड़ने की तमन्ना है और तुम्हें समंदर की तह में जाने की जुस्तजू। तुम्हें कैसे पता मुझे समंदर में दिलचस्पी है? सालिस ने चौंक कर उसे देखा था। तुम फ़ोन पर अक्सर समंदर की बातें किया करते थे, ज़ैम को भी समंदर की मिसालें देते थे, और जब जांगवान बनकर हमारे दरमियान आए थे तब भी कोई भी बात समझाने के लिए समंदर का ही हवाला दिया करते थे। तुम लोगों का गहराई से मुशाहिदा करते हो? आपके, उसने हमवार से लहजे में पूछा। उन्होंने चलना तर्क कर दिया था। पथरीली और लंबी सी सड़क पर वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। ठंडी सी हवाएं उन दोनों से टकराती हुई गुजर रही थी। मनल ने भी मुझे यही बात पूछा था जब मैंने बटरकप में झूमर लगवाए थे। उसने भी यही कहा था कि जब मैंने तुम्हें अपनी पसंद के बारे में कभी नहीं बताया तो तुम्हें कैसे पता मुझे झूमर पसंद है। मैं चाहता हूँ अपने पसंदीदा हर शख्स के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में मुझे पता हो, ताकि मैं उनके लिए वो सब करूँ जो उन्हें खुशी दे। वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। उसने दूसरी दफ़ा उस लड़की का जिक्र किया था और दूसरी दफ़ा सालिस बिन कादिर के दिल में दर्द जागा था। क्या अब तुम बताओगे कि तुम्हें समंदर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मालूम नहीं, बस अपनी जानिब खींचता है। उसकी नीली आंखों का महवर तामसुई का सकूत भरा हुआ दरिया था, जबकि जरीर की निगाहें जगमगाती हुई दुकानों को देख रही थी। उसे भूख लगी थी। वो एक शानदार सा डिनर करना चाहता था, जिसके लिए तामसुई की पुरानी गली से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। यकीनन तुमने ओराशिमा की कहानी भी नहीं पढ़ी होगी। अब ये ओराशिमा कौन है? सालिस की आवाज़ सुनकर उसने चौंकते हुए दुकानों पर से नजर हटाकर उसे देखा, जो अपना चश्मा साफ कर दोबारा आंखों पर लगा रहा था। नीली आंखों को फिर से उन ग्लासेस से ढांप रहा था। ओराशिमा तारो एक जापानी लोक कहानी का माहिर गिर था। एक दफ़ा उसने देखा कि समंदर के करीब कुछ बच्चे एक कछुए को सता रहे हैं, तो उसने बच्चों से बचाकर उस कछुए को समंदर में छोड़ दिया था। चंद दिन बाद वही कछुआ दोबारा आया और ओराशिमा से कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। हैरत में मुब्तला ओराशिमा कछुए पर सवार हुआ और वह समंदर की गहराइयों में उतर गया था। कुछ देर बाद वह एक शानदार महल में पहुंचा, जो समंदर की तह में बना हुआ था, जिसे र्योगो जो यानी समंदर की बादशाह र्योजन का महल कहा जाता था। क्या यह वही बादशाह र्योजन है? उसका इशारा सालिस की गर्दन पर बने हुए ड्रैगन की जानिब था। उसने अस्बात में सर हिलाते हुए बात जारी रखी थी। वहाँ ओराशिमा को ओटोहिमे नामी एक खूबसूरत शहजादी मिली, जो वही कछुआ थी जिसकी मदद उसने की थी। मरजान से बना हुआ वो महल सुनहरी मछलियों और चमकते हुए कोरल से भरा हुआ था। वो वहाँ कई दिन रहा, जैसे वक्त उसके लिए थम गया था। लेकिन जब ओराशिमा को अपने घर की याद आई तो उसने शहजादी से वापस जाने की इजाज़त मांगी। शहजादी ने उसे एक बॉक्स देकर रुखसत किया था और कहा था वो उसे कभी ना खोले। ओराशिमा वापस ज़मीन पर आया तो उसे मालूम हुआ था कि उसकी दुनिया बदल चुकी है। वो जिस गाँव को जानता था वो अब नहीं था। उसके घर वाले, दोस्त सब गायब थे। फिर उसे एहसास हुआ कि ज़मीन पर सदियाँ गुजर चुकी थीं। मायूसी में उसने वो जादुई बॉक्स खोल दिया था जो शहजादी ने दिया था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक सफ़ेद धुआं निकला था और ओराशिमा फ़ौरन बूढ़ा हो गया। वो सदियों पहले का शख्स था जिसका वक्त जादुई महल में रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हकीकत का सामना किया, वो लम्हे में उस ज़माने का इंसान बन गया। उसकी कहानी मुकम्मल करने के बाद जरी ने उसके टैटू से नज़र हटाकर उसकी आंखों को देखा था, फिर अस्बात में सर हिलाया। अच्छी कहानी थी, बच्चों को सुनाई जाए तो यकीनन उन्हें पसंद आएगी। क्या तुम्हें इसमें कुछ हैरत अंगेज़ नहीं लगा? इसमें हैरत अंगेज़ मुझे सिर्फ ओटोहिमे लगी है। जब उसके पास मरजान का इतना शानदार महल था, र्योजन जैसा पूरे समंदर पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, तो वह कछुआ बनकर ज़मीन पर क्या लेने आई थी? सालिस ने गहरी सांस लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया तो उसने माजरत कैसे अंदाज में फ़ौरन दोनों हाथ उठाए थे। आई एम सॉरी, मैं इन बच्चों में से नहीं हूँ जो सोते हुए अपनी माँ से जिनों और परियों की देवमालाई कहानियाँ सुनकर सोया करते हैं, इसलिए मुझे इन लोक कहानियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ बेचारगी से बोला था। समंदर की दुनिया इस ज़मीनी दुनिया से मुख्तलिफ है। तामसुई की दरियाओं को देखते हुए वो हौले से बड़बड़ाया।
तेज हवाएं उसकी पेशानी पर बिखरे हुए बालों से अटकलियां कर रही थी। समंदर की दुनिया? ज़रीन ने आबरू उठाकर उसे देखा। समंदर में कुछ ऐसी गारें मौजूद हैं जो दूसरे जहां का दरवाज़ा खोलती हैं। उसकी तह में कुछ राज दफन हैं जिन तक इंसानी अकल पहुंच ही नहीं सकती। समंदर की तह में सिर्फ अंधेरा है। क्या तुम ब्लू होल्स की बात कर रहे हो? ब्लू होल्स तो वो होते हैं जो समंदर के अंदर एक दायरे की शक्ल में मौजूद होते हैं। उनकी गहराई इर्द गिर्द की पानी से इतनी ज़्यादा होती है कि वो समंदर में मुमताज़ दिखाई देते हैं, गहरे नीले रंग के, बिल्कुल मुख्तलिफ से। लेकिन मैं पूरे समंदर की बात कर रहा हूँ। बेशक समंदर की तह में सिर्फ अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में राज होते हैं। साइंस ने भी अभी तक 70,000 ऐसी मखलूक की खोज और दरियाफ्त की हैं जो सिर्फ समंदर में ही पाई जाती हैं। और साइंसदान कहते हैं कि समंदर पर हमारी तख्लीक का ये सिर्फ 10% हिस्सा है। सिर्फ 10% में 70,000 दरियाफ्तें। ज़रा तसव्वुर करो बाकी का 90% क्या होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि समंदर की तह में सिर्फ अंधेरा है। ज़रीन ने मुतासिर कुन अंदाज में उसकी मालूमात को सुना था। क्या तुम्हें यकीन है कि समंदर के अंदर वाकई रोशन का महल है? उसने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। समंदर के अंदर जो दुनिया बसी हुई है वो उस ज़माने और वक्त की कैद से आज़ाद है। सालिस ने अपने सहर अंगेज से अंदाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसकी सुनहरी आंखों में देखकर कहा, और फिर उसकी साइड से होते हुए आगे चलना शुरू कर दिया था। वो शशदर सा वहीं खड़ा रह गया। उसके लोक कहानी सुनाने का मकसद नरमदिल माहीगीर नहीं था जिसने शहजादी की मदद की थी। समंदर का वो ताकतवर ड्रैगन रोजन भी नहीं था जो पूरे समंदर पर हुकूमत करता था। उसकी कहानी सुनाने का मकसद बादशाह का शानदार सा महल भी नहीं था। वो वक्त और ज़माने की बात कर रहा था, उन गारों की जो दूसरे जहां का दरवाज़ा थे। जिन गारों को ढूंढ लिया जाए तो दूसरे जहां के राज पता चल सकते थे। ज़रीन ने झुरझुरी सी ली थी। एक सनसनाहट सी उसके अपने अंदर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। वो समझ रहा था डॉक्टर सालिस फैंटेसी कहानियाँ पढ़ने वाला इंसान है जिसे फिक्शनल दुनिया और गैर हकीकी किरदारों में दिलचस्पी है, जो शहजादी, ड्रैगन और जादुई महल पर यकीन रखता है। लेकिन नहीं, उसे दिलचस्पी थी तो सिर्फ समंदर की तह में थमे हुए वक्त में। बाकी चीज़ें तो बस लवाजमात थी या फिर गैर ज़रूरी। ज़रीन ने मुड़कर उसके पीछे जाते हुए उसके साथ चलना शुरू कर दिया था। उसे हम कदम होते हुए देखकर उसकी आवाज़ फिर गूंजी। और राशिमा जब समंदर की तह में गया तो वो वक्त की कैद से आज़ाद हो गया था। ऊपर ज़मीन पर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन समंदर के नीचे वहाँ उसके सिर्फ 3 दिन गुजारे थे, लेकिन ऊपर ज़मीन पर कई सदियाँ गुजर गई थीं। ये सिर्फ एक लोक कहानी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच्ची हो। उसके लापरवाही से कहने पर सालिस के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हें हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है? वो एक बस्ती से गुजरे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। वहाँ ज़िंदगी के कोई आसार नहीं बचे थे। उन्होंने ताज्जुब से कहा कि अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे। उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गए थे। जब जागे तो 100 साल बीत चुके थे, जबकि उन्हें लगता था कि वो एक दिन या फिर सिर्फ चंद घंटे ही सोए हैं। लेकिन अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ करके उन्हें 100 साल बाद जिंदा किया था। और फिर वो मशहूर असाबे कहफ का वाक़या, जब उन्होंने एक गार में पनाह ली थी, वो भी कुछ देर सोने के बाद जब जागे तो ज़मीन पर 300 साल का वक्त गुजर चुका था। यह वाक़या तो कोई कहानी नहीं है, इन पर तो तुम्हें यकीन है ना? हाँ, लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुक गया था। असाबे कहफ का वाक़या, हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का वाक़या और जापानी लोक कहानी, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, वक्त। ज़रीर कादिर ने गहरी सी सांस खारिज की थी। उसे लगा था उसका बड़ा भाई समंदर में दिलचस्पी रखता है, लेकिन उसे यह अभी पता लगा था कि उसे समंदर के साथ साथ वक्त में भी गहरी दिलचस्पी थी। इंसान जब से इस ज़मीन पर आया है तब से उसका कायनात की खोज में लगा हुआ है। हर दिन नए इंकशाफात, हर दिन किसी अजीब और हैरत अंगेज़ चीज़ की दरियाफ्त। मालूम नहीं वो ज़माना कब आएगा जब साइंस समंदर की तह में छुपी हुई इन गारों को ढूंढ निकालेगी। सिर्फ समंदर और वक्त नहीं, उसे छुपी हुई गारें भी अपनी जानिब खींचती थी। क्या तुम्हें यकीन है वो गारें दूसरी जहां का दरवाज़ा है? आसमान की भी तो दरवाजे हैं। साइंस कब से जान तोड़ कोशिश में मसरूफ़ है कि किसी तरह उन आसमानी पोर्टल्स को खोला जा सके। जब आसमान दरवाजे हो सकते हैं तो समंदर के क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने एक 30 साल के नौजवान को शादी, कैरियर और बिजनेस की बातें करते हुए देखा है। तुम वाहिद हो जो समंदर और उसमें छिपी हुई गारों की बातें करते हो। सबके शौक़ और तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात में ये मौजू ज़ेर बहस आएंगे।
वो किताबें पढ़ने वाली लड़की जब भी तुमसे इतनी मुतासिर है क्योंकि तुम इतनी सहर अंगेज़ी मालूमात से भरी हुई बातें करते हो। उसने तीसरी दफ़ा उसका जिक्र करके उसके दर्द में फिर से इजाफा किया था। अब कुछ खिला दोगे? मैं तुम्हारी बातों से पेट नहीं भरना चाहता, उसने बेचारगी से कहा। कुछ देर बाद एक दुकान के सामने खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। लकड़ी की मेज के गिर्द 3 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। कम मसाले वाली खुशबूदार तली हुई मछली के साथ कुछ वहाँ की मकामी डिशेज भी थी। सालिस ने उसके लिए बहुत कुछ मंगवाया था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीनों को कोहनियों तक खींचे वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी रुग़बत से खा रहा था। साथ ही दिल खोलकर उन खानों की तारीफ़ें भी कर रहा था। बादलों की घनगरज शुरू हो चुकी थी। रुई जैसे सियाह बादल पूरे आसमान पर फैल चुके थे। सालिस कादर की निगाहें उसकी कलाई में बंधी हुई घड़ी को देख रही थी। उसने अभी तक सालिस की सिल्वर घड़ी पहनी हुई थी। डिजिटल वॉच पहनने का आदि उस आम सी घड़ी के साथ कैसे गुजारा कर रहा था। डेड के पास चलोगे मेरे साथ? वह एक लम्हे के लिए रुका था, लेकिन फिर कांटे में मछली का टुकड़ा फंसाकर मुंह में डाला। नहीं, वो तुम्हें कबूल कर लेंगे सालिस, वो कायल करने वाले अंदाज में बोला, जैसे वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। नहीं करेंगे, वो बेतासुर से अंदाज में कहकर सिर्फ अपने खाने की जाने मुतवज्जा था। एक दफ़ा चलो तो बस, मेरी बात मानकर। अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं उनका घर छोड़कर तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। हम पहली बार मिले हैं और तुम ज़रा भी मरोवत नहीं दिखा रहे। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? उसने कांटा प्लेट में डालते हुए इस्तफसार किया। तुम मेरे बड़े भाई हो, ये जानते हो कि मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे पेशे के बारे में और तुम्हारे साइड बिजनेस के बारे में भी। फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं सिर्फ अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, डॉक्टर सालिस या डीडी के साथ नहीं। भेड़ियों को देखकर रास्ता बदल लिया करते हैं ज़रीर, उनसे दोस्ती नहीं किया करते। वो खुद को भेड़िया कह रहा था। ज़रीर के चेहरे पर लम्हे भर के लिए एक साया सा लहराया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो सर झटक कर नॉर्मल हो गया। बेकार है बड़े भाई, तुम कुछ भी कर लो, मैं अब तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो जैसा भी था ज़रीर के लिए बस उसका भाई था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया। उसके अंदाज में अचानक ही पुरजोश की झलक दिखाई दी थी। खाने की तरफ से उसकी सारी तवज्जो खत्म हो गई थी। मेज़ पर दोनों हाथ रखे वो आगे को झुका हुआ आया था, जैसे उसे बहुत ही राज की बात बताने वाला हो। मैं शादी कर रहा हूँ। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। किससे? सालिस ने सिर्फ एक लफ्ज़ पूछा। तुम्हारी मादाम से। अभी उसे प्रपोज नहीं किया है। अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं उसे इस साल के आखिर में शादी कर लूँगा। उसने फिर मनल जलील का जिक्र किया था, लेकिन इस दफ़ा उसके दिल में कोई दर्द नहीं जागा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था, न हैरानगी का, न दुख का, न ही तकलीफ का। उसकी पेशानी भी शफाफ थी, आंखों में भी कोई सुलगता हुआ एहसास नहीं था। बस एक दिल था जिस पर किसी ने दहकते हुए कोयले रख दिए थे। ज़रीर की बात उसके लिए तेज़ आग में जलते हुए पत्थर की तरह थी, जिसका वजन उसके पूरे वजूद पर भारी पड़ने लगा था। उसका तुम्हारी मादाम कहना सालिस का जहर में भुजे हुए तीर की तरह लगा था। तुम्हारा करियर? वो तो अब ख़त्म ही हो चुका है तुम्हारी मेहरबानी से। सोच रहा हूँ कि कुछ और करूँ। डैड हमेशा नाराज़ रहते हैं कि मैं उनके बिजनेस पर तवज्जो नहीं देता, तो उनके साथ ही जाना शुरू कर दूँगा। अगर तुम्हें अदाकारी पसंद है तो तुम उसे जारी रख सकते हो। अब दिल भर गया है। अब कैमरों के सामने मस्नूई ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? वो इस्तफसार कर रहा था। सालिस के जहन पर पहले हसीन का चेहरा उभरा था और फिर मनल का। नहीं। फिर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि तुमसे पहले तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है? नहीं। उसने फिर एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मैं अगले महीने मिस्र जा रहा हूँ, मेरे साथ बाकी सब भी जा रहे हैं। तुम चलोगे? कौन कौन जा रहा है? हमारा पूरा ग्रुप, मैं, बासिल, ज़ैम, मनल, ज़मिया और तुम भी। सोच रहा हूँ मैं शादी मिस्र में ही कर लूँ, वहाँ के रिवायती अंदाज में। मनल ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो? सालिस के लबों ने पहली बार उसके नाम को छुआ था। सुलगते हुए दिल पर लम्हे भर के लिए जैसे किसी ने ठंडी बर्फ उंडेल दी थी। उसका इनकार सर आंखों पर। फिर मैं उसे राज़ी करने की कोशिश करूँगा। अगर वो ना मानी, इंतज़ार करूँगा। कब तक? जब तक वो हाँ नहीं कर देती। जानते हो, उसने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो मैं उससे शादी कर लेती, लेकिन तुमसे नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरे भाई हो। वो अपने ही धुन में बोल रहा था, लेकिन सालिस कादिर के अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो खामोश था, साकिन था, जहन में भी सकूत था, वजूद में भी कई हलचल नहीं थी, जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था।
ना कोई दर्द ना ही तकलीफ। उसे अपने जज्बात को छुपाने में कमाल हासिल था। वो दोनों डिनर करके फारिग हुए तो जब तक हल्की हल्की सी बूंदें भी गिरना शुरू हो चुकी थीं, सियाहों और मकामी दोनों का रश बढ़ने लगा था। सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर कोई उस जगह का इंतखाब कर रहा था। दुकानों के बाहर लगे हुए साइन बोर्ड्स पर कुंदा चीनी हर्फ जगमगा रहे थे। उन दोनों ने फिर चहलकदमी शुरू कर दी थी। अब की दफ़ा उनके दरमियान खामोशी थी, न समंदर का जिक्र न वक्त की बातें। लफ्ज़ों के बाद अब जैसे वो एक दूसरे की खामोशी को समझ रहे थे। जरीर अपने फ़ोन पर दुकानों और दरियाओं की वीडियो शूट कर रहा था। जापान में लगी उसकी ये आदत ताइवान आने के बाद भी कायम थी। क्या तुम मुझे बबल टी ले दोगे? उसने वीडियो शूट करते हुए उससे पूछा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? सालिस का सवाल बर्जिस्ता था। अपने पैसों से चीज़ खरीद कर खाई जाए तो इतना मज़ा नहीं देती जितना दूसरों के खर्चे पर खाने में देती है। क्या तुम मेरे लिए चाय भी नहीं खरीद सकते? तुमने मुझसे उस दिन आइसक्रीम के पैसे भी लिए थे। वो उस दिन का हवाला दे रहा था जब वो मनल के साथ 7-Eleven गया था। सालिस बिना कुछ कहे उस स्टॉल के पास आ गया था जहाँ से उठता हुआ महकता धुआं फिजा में घुल रहा था। उसने 2 बबल टी के ग्लास खरीदे थे। बड़े से ग्लास की तह में ब्राउन रंग की छोटी छोटी सी बॉल्स थीं जिन्हें एक कोसावा नामी जड़ वाली फसल से बनाया जाता था जो चबाने में हल्की सी क्रंची लगती थी। इस चाय को ताइवान की पहचान समझा जाता था। जींस की जेबों में हाथ डाले खड़े जरीर की निगाहें सारिस को देख रही थी, जिसने कोट की अंदरूनी जेब से अपना वॉलेट निकाला था। फिर उसमें से एक कार्ड निकालकर दुकानदार को जाने बढ़ा दिया था। वो बुरी तरह चौंक कर उस कार्ड को देख रहा था जिस पर किसी बैंक का लोगो नहीं था, सिर्फ एक सिल्वर लाइन थी जो उस कार्ड और कार्ड होल्डर की अहमियत खुद ही जाहिर कर रही थी। डॉक्टर सालिस कादिर एक ब्लैक कार्ड होल्डर था। सालिस की ज़ात से वो पल पल आशना हो रहा था और हर दफ़ा हैरानगी का सामना कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक मुतजस्सिस सी आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा था। वहाँ कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप मौजूद था। आप जेबी है ना, एक्टर जरीर कादिर? उनके दबे दबे जोश से पूछने पर उसने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया। क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? और आपके साथ सेल्फी भी? हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। यस श्योर। वो बालों में हाथ चलाकर उन्हें संवारने लगा था। ना उसने पीके पहनी हुई थी और ना ही मास्क लगाया हुआ था। आज वो बेफिक्री से आम लोगों के दरमियान मौजूद था। उसका ग्लास उसे देने के बाद सालिस ग्रिल के साथ बाजू टिकाए तिरछा खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। पीछे तामसुई का दरिया था और सामने जरीर बिन कादिर रोशनियों और अपने मदाहों में घिरा हुआ था। कैमरों की फ्लैशेस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कभी मुस्कुराते हुए तस्वीर बनवा रहा था, कभी किसी को ऑटोग्राफ दे रहा था। देखते ही देखते वहाँ मसमसा इकट्ठा होने लगा था। स्ट्रॉ लबों में दबाए वो चाय के घूंट भर रहा था जब उसकी निगाह उन दोनों पर पड़ी थी। वो उनके नज़दीक ही आ रहे थे। उसने ज़ैम को देखा जो शरीर को इतने लोगों में घिरा हुआ देखकर बेचैन नहीं हुआ था। न ही घबराकर उसने अपने गार्ड्स को बुलाया था। लगता था जैसे उसका खौफ दूर हो गया था। जो खतरा था वो टल गया था। ज़ैम की सर्द निगाहों ने जरीर को देखने के बाद दूसरी निगाह करीब ही ग्रिल के साथ खड़े हुए सालिस को देखा था। वो जरीर के पास नहीं गया था, वो सालिस के पास आया था। उससे चंद कदम दूर जालियों से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। उन दोनों की नज़रों का महवर वो सुनहरी आंखों वाला लड़का था। बासिल एक स्टॉल पर खड़ा हुआ शक्कर कैंडी खरीद रहा था। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तुम मुझे एक आम से इंसान लगे थे। ज़ैम के सच सपाट सी आवाज़ उभरी थी। सालिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसी तरह बेतासुर खड़ा चाय के घूंट भर रहा था। लेकिन उसके बाद जो मुलाकातें हुई उन्होंने मुझे मुतासिर किया था। मैं तुम्हारे इल्म, तुम्हारी गुफ्तगू और तुम्हारे शख्सियत का गर्विदा हो गया था। अब के उसके लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। उसे आदत थी अपने बारे में ऐसी बातें सुनने की। उसने शरीर से निगाहें हटाकर उसे देखा जो सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। चेहरे से संजीदा और अंदाज से कुछ नाराज़ लगता था। लेकिन उसके बाद तुम मुझे सिर्फ एक बहरूपिये लगे, एक कौन आर्टिस्ट, एक मैनिपुलेटर, एक धोखेबाज, एक खुदगर्ज, एक मुनाफिक इंसान। अगर तुम जांगवान बनकर मुझसे मिलोगे तो मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए इज्जत और नरमी होगी। लेकिन सालिस कादिर के लिए मेरे दिल में ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। उसने ज़ैम की बात को सुकून से सुना था। ना उसके धोखेबाज कहने पर किसी नागवारी का इजहार किया था और ना ही कोई शदीद रद्द अमल। उसने ग्लास को ज़रा सा हिलाते हुए सिर्फ 4 लफ्ज़ कहे थे। आइडलाइजेशन, डिसिल्यूजमेंट, सेल्फ डिसेप्शन, प्रोजेक्शन। ज़ैम ने न समझी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। साफ व शफाफ सी रंगत, जहानत से चमकती हुई नीली आंखें। उसके चेहरे में उसे कादिर हुसैनी की झलक नजर आई थी। जरीर कुछ कुछ उनके जैसा लगता था, लेकिन शक्ल, सूरत, अंदाज, गुफ्तगू, उसने सब कुछ अपनी माँ से विरसे में लिया था।
उसके ग्लास को ज़रा सा हिलाने पर उसकी तह में गिरी हुई बॉल्स ने जैसे अरताश आया था। आइडियलाइजेशन साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को गैर हकीकी हद तक मुकम्मल, बेऐब और मिसाली समझ लेते हैं। मुनफरिद, सहर अंगेज, नाकाबिल शिकस्त, एक बाकमाल हस्ती। डिसइल्यूजमेंट यानी मायूसी, ये टर्म हम उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका आइडियल शख्स उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। जब उसे अपने आइडियल शख्स पर यकीन हो कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वो झूठ बोल दे। जब उसे यकीन हो कि उसका आइडियल शख्स कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो धोखा दे दे, तब मायूसी और झुंझलाहट पैदा होती है। सेल्फ डिसेप्शन। फिर मायूसी में मुब्तला शख्स अपना कसूर मानने को तैयार नहीं होता। वो कभी ये कबूल नहीं करता कि उसने अपने तवक्कुआत का ग्राफ इतना बुलंद क्यों रखा था। हर इंसान में खामी होती है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसे एक गलतफहमी होती है कि उसका आइडियल शख्स कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन जब उसने गलती की और उस शख्स की गलतफहमी को दूर करना चाहा, तो उसने उल्टा उसे ही धोखेबाज और मुनाफिक कहना शुरू कर दिया। और फिर आता है प्रोजेक्शन। जब इंसान अपनी खामियां दूसरों पर डाल देता है। तुम्हारी खामी थी कि तुमने एक शख्स को आइडियल बनाया और ये यकीन किया कि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है गुस्सैले लड़के, तुम्हें अपनी टूटी हुई उम्मीदों से नफरत है, वो उम्मीदें जो तुमने मुझसे जोड़ रखी थी। औनज़ैम ने दम साधे उसकी पूरी बात सुनी थी। फिर आहिस्तगी से एक तवील सांस लेते हुए उसने सर उठाकर आसमान को देखा था, जो स्याह बादलों की चादर ताने बैठा था। किनमिन बूंदों की बरसातें मुतवातर बरस रही थी। ठंडी सी हवाएं उनके वजूद से टकरा रही थी। औनज़ैम ने खुद को इसी शहर में महसूस किया था जो वो हमेशा सारिस से या फिर ज़ंगवान से बात करने के बाद महसूस किया करता था। उसके बात करने का अंदाज इतना खूबसूरत था कि इंसान ना चाहते हुए भी अपनी नफरत और नागवारी पर पसे पुष्ट डालकर उसे सुनने पर मजबूर हो जाता था। तुमने मेरी कैफियत और मेरी गलतियां तो बता दी, लेकिन तुम्हारी नफ्सियात उस इंसान के बारे में क्या कहती हैं जो दूसरों के जहनों के साथ खेलता है, उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है, उन्हें उस हद तक खुद पर यकीन दिला देता है कि उन्हें शराब भी हकीकत लगते हैं। वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ रुख मोड़ कर खड़ा था, सीने पर बाजू बंधे, चुपती हुई नज़रों से उसके इंसान को देख रहा था जिसे ज़रीर अपना भाई कहता था। लेकिन औनज़ैम के लिए वो बस एक मुनाफिक था। नाजुक से ग्लासेस पहने, फॉर्मल सी ड्रेसिंग किए, खूबरू से नकूस वाले सालिस कादिर पर सिर्फ नफ्सियात का पेशा ही सूट करता था। अगर वह अपने मुंह से कबूल ना करता तो कोई मानता ही नहीं कि वो खतरनाक सी माफिया तंजीम का सरबराह भी है। बादलों की घन गरज में इजाफा हुआ था। कहीं जोर से बिजली कड़की थी और देखते ही देखते हल्की सी फुहार ने तेज बारिश की सूरत धार ली थी। ऐसे शख्स को नफ्सियात में क्या कहते हैं? औनज़ैम के सवाल सुनकर उसने सुकून भरे अंदाज में जवाब दिया, एक साइकाइट्रिस्ट। वो बरसती हुई बारिश में भीगता हुआ एक टक उसे देख रहा था। ऐसे शख्स को नफ्सियात में एक नफ्सियात दान कहते हैं। तुम मुझे मैनिपुलेटर कह रहे थे, मैं बस एक माहिर नफ्सियात हूँ। आखिर में उसने सादगी से कंधे उचकाए थे। बरसती हुई बारिश, तामसुई की पुरानी गली और गर्मा गर्म शकरकंदी, जिंदगी का असल मजा तो ये है। बासिल की पुरजोश सी आवाज़ पर उन दोनों ने उसे देखा था जो जरीर के साथ खड़ा था। उसके फैंस जा चुके थे, अब वो बासिल की लाई हुई शकरकंदी में मोड़ डाल रहा था। तुम्हारे जैसे इंसान को माहिर नफ्सियात नहीं होना चाहिए। औनज़ैम की आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन मैंने तो पढ़ा है कि नफ्सियात की फील्ड सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए ही होती है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोगों के लिए, जो लोगों के सामने नकाब चढ़ाकर आते हैं और उनकी बेबसी का तमाशा देखते हैं। उसने चबाते हुए पूछा, तुम अभी तक सेल्फ डिसेप्शन के फेस पर हो। उसने इश्रो को लबों में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ, मेरे बारे में क्यास आर्य मत करो। वो जिस तरह नागवारी से बोला था, सालिस कादिर बेइख्तियार हंसा था, सर झुकाकर नफी में गर्दन हिलाते हुए। वो सिर्फ क्यास आराई की बात कर रहा था। शायद वो भूल गया था कि सालिस कादिर ने उसके साथ क्या कुछ कर चुका था। ज़ैम ने बीचे हुए आबरू के साथ उसकी हंसी को देखी थी, फिर सीने पर बाजू बांधे ही बड़बड़ाते हुए सामने दुकानों को देखने लगा। उसे खुद पर हैरानगी हो रही थी, क्योंकि वो उस शख्स के बराबर में खड़ा हुआ था जिस शख्स को वो कत्ल कर देना चाहता था। उसकी गुफ्तगू सुन रहा था, अपनी बातों पर उसे हंसता हुआ देख रहा था। हैरानगी के साथ साथ उसे शदीद बेबसी और लाचारी का एहसास भी हो रहा था। एक चीनी दुकान के तख्ते पर बड़े से स्पीकर्स रखे हुए थे, जिनमें जोर शोर से कभी चीनी तो कभी अंग्रेज़ी गाने बज रहे थे। फ्राइड चिकन के साथ फिश बॉल्स का सूप,
शकरकंदी और भुने हुए भुट्टे की मीठी सी खुशबू, बबल टी की महक, गीली मिट्टी की सुगंध, तेज बरसती बारिश, वो पुरानी गली जिंदगी की रौनकों से भरपूर थी। तुम्हारे ड्रामे का OST, बासिल ने तेज आवाज़ से बजते हुए गाने की कुछ लाइन्स सुनकर खुशगवारी से जरी की तवज्जो उस तरफ दिलाई थी जो पहले ही उसे पहचान कर दिल से मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहकर काबू में किया था? अचानक से कुछ याद आने पर वह उससे दरियाफ्त कर रहा था। उसे किस वजह से ड्रैगन फोर्स को ज्वाइन करना पड़ा था? उन दोनों को गुफ्तगू करने का मौका जैसे अभी मुयस्सर आया था, बरसती हुई बारिश और खुले हुए आसमान के नीचे। मैं मजबूर था और मेरी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था बस, उसने बेचारगी से कहे हुए शकरकंदी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में लिया था। मैं उसकी हकीकत पहले से जानता था, लेकिन तुम्हारी हकीकत उस दिन खुली जब तुम और मैं उसके घर सोने गए थे। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। यकीन करो, मेरा जी चाहा था उसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। वो दोनों आमने सामने खड़े यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दो दोस्त क्रिकेट खेलने का प्लान बना रहे हो। बस तुम ही रह गए थे। इन दोनों ने जी भरकर अपने अरमान निकाले थे मुझ पर। तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। बासिल महमूद तुम तीनों से पिटने के लिए ही तो ताइवान आया था। वो शायद नाखुशी से बड़बड़ा कर बोला, आज की रात मेरे लिए एक यादगार रात है। दोनों बाजू फैलाए सर पीछे को गिराए कर उसने बंद आंखों के साथ वो मुस्कुरा कर बोला था। उसे बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन आज कितनी बेफिक्री से उसमें भीगते हुए वो उसे महसूस कर रहा था, क्योंकि अंदर का मौसम खुशगवार था जिस की वजह से बाहर का मौसम भी भला लग रहा था। वो दोनों खुलकर बारिश एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जरीर कादिर का भाई और उसका मैनेजर उसी तरह ग्रिल से टेक लगाकर खड़े हुए थे। एक के चेहरे पर ठहरा हुआ सुकून था, लेकिन दूसरे के चेहरे से नापसंदीदगी वाज़ेह थी, लेकिन फिर भी साथ थे। और साथ होने की वजह वो सुनहरी आंखों वाला लड़का था जो बारिश से ज़्यादा किसी की जानलेवा यादों में भीगा हुआ था। उस सियाह आंखों वाली लड़की की याददाश्त से दिल पर दस्तक दे रही थी और सुहाना मौसम मजीद उसमें शिद्दत पैदा कर रहा था। जी उसे देखने को मिल रहा था, दिल की बेताबियाँ बढ़ने लगी थी। जी तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड को कंप्लीट। और इसमें एपिसोड में कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, 2 लोगों का मर्डर किया था सारिस ने, एक यूशान के भाई का, तो उसका तो फिर भी समझ में आया, लेकिन सुनबे को मुझे लगा था कि नहीं मारेगा, शायद उसकी वाइफ की वजह से नहीं मारे, लेकिन फिर भी मार दिया, तो मुझे वो गलत लगा कि उसने भी जानबूझकर नहीं किया था जो किया है। और उसने फिर आकर माफ़ी मांगी थी, जबकि सालिस ने तो जाकर माफ़ी तक भी नहीं मांगी, तो मुझे वहाँ गलत लगा सालिस। लेकिन अब विलन गलत नहीं करेगा तो हीरो करेगा, तो अब विलन था तो करना ही था। और मैंने कोशिश करी थी कि इस एपिसोड को सेकंड लास्ट करके नेक्स्ट लास्ट कर दूं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो अब 3 एपिसोड आएंगे, एक ये हो गया, अब 2 और आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।